प्रीवियस दो जो एक्सरसाइजेज पढ़ी, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2, उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो ज्यादातर रिलेटेड थे कोड से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इस एक्सरसाइज का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आर्क्स ऑफ ए सर्कल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि आर्क क्या होती है। वैसे स्टार्ट पे भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आर्क्स ऑफ सर्कल, कि किसी भी सर्कल में आर्क क्या होती है। आर्क्स ऑफ ए सर्कल तो इसमें देखें, एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, कि आर्क जो है वो क्या होता है, किसी भी सर्कल का एक पार्ट होता है। फिगर में देखें यहाँ पे ए बी एन आर्क, एक आर्क दिखाई गई है जो यहाँ से यहाँ तक है, आपको नजर आ रही होगी, ये थोड़ी डार्क करके भी बनाई है, बाकी पूरा सर्कल डॉटेड बनाया हुआ है। अब साइड में ना एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये भी देख लें जरा, इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ए बी और उसके ऊपर इस तरह का साइन बनाएंगे। ठीक है, आर्क को लिखने के लिए। और आगे जाके हम फर्दर अगले पेज पे जाके पढ़ेंगे भी कि आर्क कितनी टाइप्स की होती हैं। तो वैसे तीन तरह की होती है, माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर। और फिर ये भी देखेंगे कि इनको लिखने का जो मेथड है वो किस तरह का। साइड पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, ये जो की फैल्ड लिखा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड ए सर्कुलर रीजन, कि एक सर्कल और एक सर्कुलर रीजन में डिफरेंस होता है। आगे बताएंगे, सर्कुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ सर्कल एंड इट्स इंटीरियर, यानी सर्कुलर रीजन क्या होता है। जैसे सपोज करेंगे एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल को और इसका जो इंटीरियर है ये वाला पार्ट, दोनों को हम सर्कुलर रीजन बोलेंगे, लेकिन सर्कल के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी बाउंड्री। सही है, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है सबसे पहले सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल क्या होता है, इससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल को बोलते हैं। तो यहाँ पे है जी, अ डायामीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल और हाफ सर्कल, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो एक डायामीटर होता है वो पूरे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स में। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायामीटर बना हुआ है, तो आप बेशक ये ऊपर वाला पार्ट देख लें और या फिर ये नीचे वाला पार्ट देख लें, ये दोनों के दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। आगे देखें, वी यूज थ्री लेटर्स टू नेम अ सेमी सर्कल, हम सेमी सर्कल के लिए तीन लेटर यूज करते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्स ए वाई। सेमी सर्कल क्या नहीं है, सेमी सर्कुलर आर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर यहाँ पे जो इसने लिखा है ना, ये सेमी सर्कुलर आर्क हम इसको बोल देते हैं, एक्स ए वाई और इसके ऊपर ये इस तरह से साइन। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, बल्कि एक चीज और यहाँ पे देखें, द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन है, एक्स, यहाँ पे फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर कौन है, वाई। तो एक्स और वाई जो है वो उस डायमीटर के क्या होंगे, एंड्स पॉइंट होंगे। आगे मूव करते हैं, माइनर और मेजर आर्क क्या होती है। माइनर आर्क इज द आर्क इंक्लूडेड इन अ सेमी सर्कल, वो आर्क जो सेमी सर्कल के अंदर इंक्लूड हो। ये देखें, जैसे सपोज करें जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल में ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी आर्क है, माइनर, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर आ रही है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे थोड़ी देर बाद हम इसकी डेफिनेशन ये देखें, नीचे भी लिखी हुई है, माइनर आर्क इज लेस देन सेमी सर्कल। ठीक है, और मेजर क्या होती है, मेजर आर्क इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। जो माइनर है वो क्या होगी, सेमी सर्कल से लेस, और जो मेजर है वो सेमी सर्कल से ग्रेटर होगी। सही है, तो एक ऊपर भी डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों में से किसी भी मेथड से आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, वाइल द आर्क विच इंक्लूड्स अ सेमी सर्कल, ठीक है, यानी जिसके अंदर सेमी सर्कल इंक्लूड हो। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक आर्क नजर आ रही होगी, ई सी एफ। ई सी एफ यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से आएगा कुछ, ये ई सी एफ। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ई सी एफ, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, या आप ये समझ लें कि वो जो रेड वाला था, रेड वाले को छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट। तो ये पहले आपको आर्क के बारे में बताया, फिर आर्क के बाद बताया सेमी सर्कुलर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है, माइनर आर्क क्या होती है। यहाँ तक मुझे बताएं कि आपको क्लियर है। एक और पॉइंट भी है, इसको भी देखते हैं। मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल एंड सेमी सर्कल आर डिनोटेड बाय थ्री लेटर्स। मेजर आर्क हो या फिर सेमी सर्कुलर आर्क हो, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, थ्री लेटर से। तो माइनर को किससे डिनोट करेंगे, टू लेटर से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक बताएं कि आपको क्लियर है, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ओके, आगे देखें, नेक्स्ट है जी सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, वर्ड जैसे कि लिखा सेंटर, तो इसका मतलब सेंटर पे ही बनेगा एंगल, लेकिन फिर भी हम इसकी डेफिनेशन पूरी पढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किससे बने एंगल, आर्क बनाए। अब मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आर्क यहाँ पे सपोज करें जी ए बी आर्क, ठीक है, ये ए बी आर्क है, यहाँ पे ए से लेके बी तक आर्क है। अब ये आर्क मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे फर्दर डिटेल्स भी हैं इसकी। एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड हुज आर्म पास थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क इज नोन एज सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। पहले उसने सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन बताई, फिर बताया कि सेंट्रल एंगल, किसी भी आर्क का सेंट्रल एंगल क्या होता है। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। अब इसी को फिर दोबारा किसी और तरीके से डिफाइन किया गया, एन एंगल हुज वर्टेक्स, जिसका जो वर्टेक्स है ये, जैसे ये वर्टेक्स यहाँ पे ओ है, इन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड हुज आर्म्स, ये वाले जो आर्म्स है उसके बाजू हैं ये वाले, ये कहाँ पे हों,
थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, यानी इस आर्क के एंड पॉइंट में से पास हो रहे हो। और एंड पॉइंट कौन कौन है, एक एंड पॉइंट है ये बी और दूसरा एंड पॉइंट है ये ए, यहाँ से पास हो रहे हो। ये डेफिनेशन है इसकी सेंट्रल एंगल की। आगे इसी के नीचे डेफिनेशन कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो भी देखते हैं। इफ एन आर्क इज इंक्लूडेड इन अ सेमी सर्कल, इफ एन आर्क इज इंक्लूडेड इन अ सेमी सर्कल देन इट्स सेंट्रल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, कि अगर कोई आर्क सेमी सर्कल के अंदर इंक्लूड करेगी तो वो क्या होगी, उसका जो एंगल होगा वो 180 से लेस होगा। अब इस पॉइंट को जरा देखें कि इफ एन आर्क इज इंक्लूडेड इन अ सेमी सर्कल, इसका क्या मतलब है, ये कौन सी आर्क होगी, मेजर या माइनर? माइनर। माइनर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज स्ट्रेट एंगल, यानी सेंट्रल एंगल जो बनाएगी सेमी सर्कुलर आर्क, जैसे ये हमने पढ़ा यहाँ पे ऊपर देखें जरा, ये वाला एंगल सेमी सर्कुलर आर्क थी ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना एंगल बनाएगी, 180। उसके बाद देखिए जी सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क, मेजर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, कि सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क, जो मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल होगा वो क्या होगा, 180 से ग्रेटर होगा, और जो माइनर आर्क का होगा वो क्या होगा, 180 से लेस। इधर हम लिख लेते हैं माइनर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ से थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस करने हैं, जिनको यूज करना है। सबसे पहला थ्योरम देखें यहाँ पे, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टोटल 4 एसएलओज हैं, और वो चारों के चारों जो एसएलओज हैं वो चारों थ्योरम हैं, जिनको हमें पढ़ के अच्छे से समझ के क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। बहुत आसान से थ्योरम है। पहला थ्योरम 9.6 है, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरेस्पॉन्डिंग कोर्ड्स आर इक्वल। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। चलो जी, यहाँ पे मैं ना 2 सर्कल, बल्कि एक सर्कल से पहले बताता हूँ। अब एक सर्कल है, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर एक सर्कल के अंदर 2 आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। सपोज करें एक आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाली आर्क, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं, वो वर्डिंग के ऊपर ही आया, तो यहीं पे बनाता हूँ। ये सपोज करें मैंने एक सर्कल बनाया। अभी सर्कल के अंदर ना मैं एक आर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको नजर आ रहा होगा, ए से लेके बी तक, और यहीं पे मैं एक और आर्क बना रहा हूँ, वो आर्क हम बनाते हैं सी से लेके डी तक, ये वाली। तो आपको ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि अगर आर्क ए बी इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, आर्क सी डी के, अगर ये आपको गिवन है, ठीक है, गिवन है इफ, तो देन हम क्या लिख सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग कोड्स। कोरेस्पॉन्डिंग कोड का क्या मतलब है, कोरेस्पॉन्डिंग कोड का मतलब है कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो कोड बनेगी, और इन दोनों को ज्वाइन करने से, तो ये कोड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो देन वी कैन से दैट ए बी कोड इज इक्वल टू सी डी कोड। ये था पहला थ्योरम। ठीक है, कि अगर किसी सर्कल के अंदर 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो देन उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो कोड्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगले थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 9.7, ये 9.7। अब यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, इसको भी देखते हैं। इफ टू आर्क्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अब कोई भी 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके जो रेडियस हैं वो क्या होते हैं, सेम। तो इधर हम लिख सकते हैं सेम रेडियाई। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब जिनके रेडियस सेम हो, सेम रेडियाई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इफ टू आर्क्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन जरा बना के बता देता हूँ। सपोज करें कि ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका रेडियस होगा। तो इसके अंदर अगर हम 2 आर्क लेते हैं, सपोज करें जी ये एक आर्क है, यहाँ पे भी हम एक आर्क ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ऊपर ही लेनी है। इस आर्क का नाम रख लेते हैं ई एफ और इसका नाम रख लेते हैं एल एम। तो ये दोनों जो आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट है, देन दी कोरेस्पॉन्डिंग कोड ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। तो इस केस में भी जो इनसे कोड बनेगी वो भी क्या होगी, सेम। या तो एक ही सर्कल के अंदर दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो, या दोनों डिफरेंट सर्कल हो लेकिन उनके रेडियस क्या हो, सेम हो, इनके रेडियस आपस में क्या है, सेम, इस वजह से कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम 9.7 पे। 9.7 बिल्कुल इसका कन्वर्स होगा जो भी हमने पढ़ा। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, अब पहले क्या बताया जा रहा था कि आर्क जो है, पहले ये बताया जा रहा था कि जो आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से और ये वाला पार्ट, कि आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि कोड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर जैसे ये आपके सामने डायग्राम भी बनी हुई है कि ये वाली जो कोड है सी डी और ये वाली जो कोड है ए बी, अगर ये इक्वल हो, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, अब आपको ये कंडीशन गिवन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो देन वी कैन से दैट आर्क ए बी इज आल्सो इक्वल टू सी डी आर। इसको पूरा पर भी लेते हैं, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो इसमें देखें, इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स, और वो आर्क चाहे माइनर हो, चाहे मेजर हो या सेमी सर्कुलर हो, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। आप मुझे ये बताएं कि ये दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है जो पहले हमने पढ़े, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी। जी सर। हाँ जी, बाकियों को क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स को? चलें जी आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखें कुछ 2 पॉइंट्स भी हैं, ये कोरोलरी से रिलेटेड। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल
आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर आर्क आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, जो ऊपर बात लिखी हुई थी इसी को अलग करके लिखा है। इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग सेमी सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी वही इसी बात को उन्होंने 2 पॉइंट बना के लिखा हुआ। नेक्स्ट है जी थ्योरम 9.8। 9.8 में कह रहे हैं इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। इक्वल कोड्स का मतलब आप देख सकते हैं जैसे इस सर्कल के अंदर ये एक कोड है ए बी और ये एक कोड है सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसको मैं खुद भी जरा आपको बना के बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सपोज करें जी ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर 2 कोड्स हैं जो कि आपस में इक्वल है। एक कोड हम ये ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ए बी, एक कोड हम ये ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कोड सी डी। तो ये सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाएंगे। कैसे एंगल बनेगा, यहाँ से ऐसे इधर, और ये एक का एंगल बन गया, और ये दूसरी कोड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी। सही है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये कोड्स आपस में इक्वल हैं, ये वाली कोड और ये वाली कोड इक्वल है, यानी इधर मैथमेटिकली मैं इसको लिख के देता हूँ आपको कि इफ ए बी कोड इज इक्वल टू सी डी कोड, तो देन वी कैन से दैट ये एंगल ओ पे बन रहा है ना, तो हम बोलेंगे देन एंगल ए ओ बी इज आल्सो इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये था थ्योरम कि अगर 2 कोड्स आपस में इक्वल है सर्कल के अंदर, तो वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी आपस में क्या होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम 9.9 पे। थ्योरम 9.9 में क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कोड्स, अब उसी का कन्वर्ट्स आ गया। पहले क्या था कि कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर सेंट्रल एंगल सेम है तो वो कोड्स भी आपस में इक्वल होंगी, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कोड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर का मतलब सेंट्रल एंगल, तो आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अब इसको भी देखते हैं कि जैसे देखें जी, ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है जो कि एंगल सी ओ डी है, ये एंगल किसके इक्वल है, ए ओ बी के। तो हम बोलेंगे कि ये जो कोड है सी डी, ठीक है, ये वाली कोड सी डी, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ जी, ये अगर सेंट्रल एंगल जो मैंने साइड पे लिखे हैं कि ये अगर इक्वल हैं, तो देन इसका मतलब है कि ये वाली जो कोड है जो इस एंगल को बना रही है, ये देखें यहाँ पे यही कोड बना रही है ना इस एंगल को, ये वाली कोड सी डी, तो देन हम बोलेंगे कि सी डी जो है वो इक्वल है इस कोड के, ए बी के। ठीक है जी, तो ये हमने मेरे ख्याल से सारे थ्योरम डिस्कस कर लिए जी। थ्योरम से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि जो ए बी कोड है और सी डी कोड है ये आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी कोड आपस में इक्वल है। इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, जहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 1 तो यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें ए बी कोड ये वाली और ये सी डी कोड, ये आपस में दोनों बी सी कोड, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि क्या ये इनकी आर्क भी इक्वल होगी ए बी, तो हमने थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, शायद सेकंड थ्योरम पढ़ा था इसी एक्सरसाइज का, क्या पढ़ा था कि अगर 2 कोड्स आपस में इक्वल हैं तो उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो वो आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो देन लिखेंगे देन वी कैन से दैट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क then their corresponding arcs are also equal कह दें या congruent कह दें। ठीक है, और इसी चीज को आप नीचे बता दें कि ए बी आर्क इज इक्वल टू बी सी आर्क। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के लिए इस डायग्राम को यहाँ पे ले आते हैं, तो थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। यस, चलिए जी सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताएं एंगल जो है ए पी बी, इस एंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं जी। एंगल ए पी बी यानी इस एंगल की बात की जा रही है, एंगल ए पी बी, ये वाला जो एंगल, ये आपको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा। और दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि एंगल बी पी सी, ये वाला जो एंगल है, ये इतना, ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहेगा क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो क्या लॉजिक है इसका। जी कोड इक्वल है इसलिए एंगल इक्वल। जी, कोड इक्वल है, गुड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये ए बी जो कोड है वो बी सी कोड के इक्वल है। तो इसकी रीजन देंगे सिंस सिंस ए बी जो कोड है वो सी डी कोड के इक्वल है, तो देन इट्स मीन देन देयर कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स देन देयर कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी पी सी। हाँ जी, लास्ट वाला पार्ट हम इधर सोल्व करते हैं दूसरे पेज पे, पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है इसको भी देखते हैं।
पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं जी इफ ए बी आर्क इज लेस देन सी ए डी आर्क। अब पहले इनको मार्क करते हैं। ए बी आर्क का मतलब है ये वाली आर्क, ये आपको नजर आ रही होगी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली ए बी आर्क। ये अगर लेस है किससे, ए डी से। ए डी को मैं जरा ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, ये वाली आर्क यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे भी डायग्राम में लेस ही लग रही है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी कोरस्पॉन्डिंग कोड्स, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा, यानी बताना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ये और इधर ये, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो अब हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे कि सिंस सिंस जो सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो आर्क है वो लेस है किससे, सी डी आर्क से। तो देन इसका मतलब क्या है कि जो कोड है ए बी वो भी क्या होगी, लेस ही होगी कोड सी डी से। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि इन दी फिगर ए सी और बी सी जो आर्क हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ए सी और बी सी आर्क एक दूसरे के इक्वल है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। ए सी जो है, ए बी ये वाली, एक मिनट गलत बन गया, ये वाली ए सी जो है आर्क ये वाली, और बी डी जो है आर्क ये वाली, ये दोनों माइनर भी आपको नजर भी आ रहा होगा, ये दोनों कहा जा रहा है कि आपस में इक्वल हैं। तो प्रूफ करके दें कि ये जो इनकी कोड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि अगर दो आर्क आपस में इक्वल हैं तो उनसे बनने वाली जो कोरस्पॉन्डिंग कोड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इस चीज को प्रूव करना है, और इस चीज को प्रूव करने के लिए हम जो है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे देखिए हमें पता है कि दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, दो लाइन पैरेलल हों और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी हो, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होता है। यानी अगर सपोज करें यहाँ पे 70 डिग्री है और इधर एक्स है तो एक्स भी कितना होगा, 70 डिग्री। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पे लाइंस पैरेलल गिवन है, मैंने प्रूव करना है कि ये लाइंस पैरेलल है। तो फिर हम यूज करेंगे, मतलब ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जो कि आपको नॉर्मली पता होता है। हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, कन्वर्ट्स ऑफ अल्टरनेट कन्वर्ट्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। हम कन्वर्ट्स यूज करेंगे। कन्वर्ट्स का मतलब कि मैं प्रूव करूंगा किसी तरीके से कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ना ये एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, मैं जरा डायग्राम से बताता हूँ। ये देखिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा सपोज करें कुछ ऐसी, तो मैं ये अगर प्रूव कर देता हूँ कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो अगर ये एंगल इक्वल है तो देन इस बेस पे मैं क्या कह सकता हूँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिसको बोलते हैं कन्वर्ट्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। या अगर आप ए से डी नहीं बनाना चाहते आप ऐसे बना लें ये, और ये चीज प्रूव कर दें कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। सही है, चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, और गिवन में हमें जो पार्ट गिवन है वो ये गिवन है कि ए सी जो आर्क है वो बी डी आर के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है, ये वो मैथमेटिकली तो इसमें कोई वैल्यूज नहीं है तो हमें इसी तरह इसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी टू प्रूव क्या करना है कि जो ए बी कोड है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, सी डी कोड के। अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। ये रेड से जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, ये कि हम ज्वाइन कर देंगे किसको, ए को डी से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ए टू डी या डी टू ए, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव कैसे करना है ये भी आप देखें, जरा मैं सामने ही कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट्स, और जो भी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दूंगा उसकी हम लिखेंगे रीजन कि हमने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। सही है, एक मिनट, मैंने मेरे ख्याल से एंगल गलत बनाया, ऐसे ये बना था। अब बताएं, ये इधर भी करेक्शन करते हैं। आप क्या करेंगे? हाँ, अब बताएं कौन बना रहा है एंगल जी। ए बनेंगे। नहीं, बन तो यही पर है, ये देखें ये एंगल बना दी है ये वाली आर्क, ये देखें यहाँ से कोड से हमने ज्वाइन किया ना, ये यहाँ पे देखिए ये ऐसे बन रहा है एंगल, ये वाला ये एंगल। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं रिमूव करूँ, मैं दोबारा बताता हूँ कि ये एंगल जो है यहाँ पे बन रहा था ये वाला एंगल, ये कौन एंगल बना रहा है, ये वाली आर्क बना रही है। इस तरह यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कौन बना रही है, ये वाली आर्क बना रही है। और हमें पता है कि ये दोनों आर्क आपस में क्या है, इक्वल। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले वाला एंगल ए पे बन रहा था, जी जी, और किधर बनेंगे? समझ नहीं आई। और किधर बनेंगे? आर्क किस तरह बना रहे हैं एंगल, दोबारा से बताता हूँ। ये लाइन समझ आ रही है, ये वाली, जी ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये इधर, यहाँ तो क्लियर है, जी। ठीक है, ये बन रहा है एंगल यहाँ से, ये देखिए बना रही है कि नहीं आप,
ये यहाँ पे बना दिया ना, यहाँ पे आप देखें ये इंस्क्राइब सेंट्रल नहीं बन रहा, इंस्क्राइब बन रहा है यानी सर्कमफेरेंस पे दोनों एंड से। ठीक है, बी को आप एक्सटेंड करें सर्कमफेरेंस तक, डी को भी एक्सटेंड करें तो फिर एंगल बन रहा है। समझ आइए? जी जी ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कौन बना रहा है, एक मिनट इसको, ये देखें ये वाला जो एंगल है ना ये कौन बना रहा है, ये वाली कोड ऐसे, ये देखें। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल्स, ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल्स, इंस्क्राइब्ड एंगल्स सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट, सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये इसको मैं दोबारा से बता भी देता हूँ कि ये क्या हमने लिखा। इंस्क्राइब्ड एंगल्स बोलते हैं हम जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे बन रहे होते हैं। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क, कौन बना रहा है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बना रही है, कॉन्ग्रुएंट आर्क, और वो किसकी हैं, सर्कल की, और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स वाई हमने बोला कि वो जो एंगल बनाएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। अब ये देखिए, जो मैं स्टार्ट पे आपको चीज बताना चाह रहा था, हमने यहाँ पे देखें ये चीज प्रूव कर दी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो एक दो स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू सी डी, और इसकी रीजन बताएंगे बाय द कन्वर्स थ्योरम, बाय द कन्वर्स थ्योरम ऑफ बाय द कन्वर्स थ्योरम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जी क्लियर है? जी चलें जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, कि ए बी और सी डी जो है वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है पॉइंट पी। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि इस ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन क्या है हमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो देन प्रूव दैट के ये कोड भी इक्वल है। देन हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी सॉरी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया ना कॉलम्स बना के, उसी तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ कि बेसिकली है क्या, ये सिचुएशन किस तरह की है। पहले आपको दिया गया है कि ए बी कोड और सी डी कोड, तो कोड पहले मेंशन करते हैं यहाँ पे। ये देखें ये कोड है ए बी, और ये दूसरी कोड को हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं, ये दूसरी कोड है सी डी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है। हमने एक थ्योरम पढ़ा है पीछे, आपको शायद याद हो या नहीं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो कोड या दो आर्क, मेरे ख्याल से आर्क से रिलेटेड पढ़ा था, अगर वो थ्योरम की तरफ हम चलें, ये देखें ये पढ़ा था थ्योरम में, जरा इसको बताता हूँ। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस चीज को हम यूज करेंगे कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे एंगल भी क्या करेंगे, इक्वल ही सबटेंड करेंगे। तो ये वाला, यानी कि ये देखें कि ये जो कोड है यहाँ सेंटर जो एंगल बनाएंगे, सपोज करें कि ये वाली जो कोड है, ये सी डी जो कोड है वो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना रही है इस तरह से, ये वाला एंगल, ये आपको एंगल नजर आ रहा होगा ये, और ये वाली जो कोड है वो सेंटर पे ए बी जो एंगल बना रही होगी, इसको दूसरे कलर से करते हैं जी, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ये वाला जो एंगल। तो हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं हम इसको। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं और फिर उसके बाद प्रूव और ये और सारी चीजें, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी गिवन। अब गिवन में मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो ए बी है और सी डी है ये दोनों कोड आपस में इक्वल है। तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि जो ए से लेके बी तक की आर्क है वो सी से लेके डी तक की आर्क के इक्वल होगी। अब ये आर्क ना माइनर है, ये भी जरा माइंड में रखना है। ये देखें, अब ये जो आर्क है हम इसको इस तरह से देखेंगे, आर्क को यहाँ पे, ये देखें ये आर्क, ये अब आपको नजर आ रहा होगा ये सेमी सर्कल से छोटी है तो ये माइनर। ठीक है, अगर हम इस साइड से आएंगे ना, ये वाली साइड से, तो ये देखें ये मेजर आर्क लग रही है, और यहाँ पे तीसरा लेटर भी यूज हो रहा है मेजर। ठीक है, तो माइनर को आपने समझना जरा। ठीक है, तो एक आर्क आप जरा ये देखें, ये वाली ए बी, फिर दूसरी आर्क आप देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी। मैंने ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर किसी तरीके से मैंने ये प्रूव कर दिया कि सेंटर पे जो एंगल है वो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों कोड्स भी, कोड तो पहले इक्वल थी, तो ये दोनों आर्क्स भी आपस में इक्वल। तो यहाँ मुझे करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है, ताकि मैं ट्रायंगल बना सकूँ। तो वो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी उसको जरा समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कंस्ट्रक्शन। अब कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे ट्राइंगल टाइप कुछ बना सके। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि हर एक पॉइंट को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करने लगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए बी सी एंड डी, ये हमने हर एक पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। पहले मैं इसको करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया ये, और इधर ये ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, पहले जरा इसको देखें आप अच्छे तरीके से, ये आपको समझ आ रहा होगा। ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये सेंटर है, ठीक है। अब जब आप इसको भी ज्वाइन करेंगे दूसरे को भी, ऐसा करता हूँ मैं खुद डायग्राम यहाँ पे साइड पे बना लेता हूँ। इसमें अगर वर्किंग की तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा और मे भी ज़्यादा क्लोज बनेगा तो समझ ना आए, मैं थोड़ा दूर करके बनाता हूँ। ये एक कोड हमने बना दी और दूसरी कोड हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये सेंटर सपोज करें मैंने यहाँ पे बना दिया, या इसको थोड़ा और यहाँ करते हैं। अब एक ट्राइंगल आप देखें, ये जो आपको ब्लैक सी नजर आ रही होगी, ये और ये इस तरह से ज्वाइन किया, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ये एक ट्राइंगल बन गया। ब्लू वाला भी देखें, ब्लू को भी इधर ये और यहाँ पे ये, अब यकीनन आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हमने देखें, अगर मैंने किसी तरीके से ये प्रूव कर दिया ना कि यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है ये इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल, इसको थोड़ा मैं उससे ऊपर लेके जाता हूँ, इस एंगल के इक्वल, यानी सेंटर पे ये जो दोनों एंगल बना रहे हैं ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आर्क ए से बी तक बन रही है, ये वाली आर्क, ये इस आर्क के जो आर्क बन रही है सी से डी, इस आर्क के क्या है, इक्वल। तो यहाँ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं रीजंस और इस क्वेश्चन को करेंगे प्रूव। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल बन रही है ए ओ बी, इसकी कोरेस्पॉन्डेंस हम लेंगे किस ट्राइंगल के साथ, सी ओ डी के साथ। अब यहाँ पे जरा देखिएगा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखें कि इस ट्राइंगल में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो ओ ए है, ये वाला ओ ए, ठीक है, और ये ओ सी, ये एक ही सर्कल के रेडियस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। तो हम कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और इसकी रीजन मैं दूंगा रेडियाई ऑफ आ सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के रेडियस है। इसी तरह आप देखें दूसरा पॉइंट देखें जरा, इसको ये इस कलर से बनाते हैं। ये देखें, ये वाला जो लेंथ आ रही है ओ डी, और ये वाली जो देखें ओ बी, ये भी दोनों क्या है, उसी सर्कल के रेडियस है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ओ बी और ओ डी, और इसके लिए भी सेम रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, अगला पॉइंट हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे कि जो हमें गिवन था, ये देखें ये वाला जो पार्ट है गिवन था हमें, ये इस चीज को यूज करेंगे, ये कि ए बी कोड इक्वल है सी डी कोड के, और ये हमने कहाँ से लिखा, गिवन से। अब आप देखें यहाँ पे एक पोस्टुलेट यूज हो रहा है, साइड साइड साइड, और दूसरी ट्राइंगल की भी साइड साइड और साइड, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ जरा मैं रफली आपको बना के दिखा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है। कॉन्ग्रुएंट होने का ये मतलब है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। यानी अगर मैं काउंटिंग करूँ 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के और 3 3 के। तो इसका मतलब यहाँ देखें, जो एंगल यहाँ ए पे बनेगा वो सी के इक्वल होगा, जो एंगल डी पे बनेगा वो बी के इक्वल होगा, और जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो सेंटर वाले के इक्वल होगा। लेकिन हमें तो बाकी एंगल नहीं चाहिए, हमें तो सेंटर वाला एंगल चाहिए, तो हम सेंटर वाले एंगल को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेंटर वाले का नाम क्या है, ओ पे ही बन रहे हैं, लेकिन एक में ओ है और दूसरे में, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। अब इसकी मैं रीजन दूंगा, कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles of congruent triangle correspond। आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी नहीं है। ओके, लाइट चली गई थी, स्क्रीन भी शेयर हो रही जी जी। है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख रहे थे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये देखें, जो हमारा मेजर था कि हम किसी तरीके से ये एंगल्स को इक्वल प्रूव करते हैं, मैंने एंगल को कर दिया इक्वल प्रूफ। तो एंगल को जब मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चीज हम प्रूव करना चाहते थे कि ये जो दोनों आर्क्स हैं ये भी क्या होंगी आपस में इक्वल। हमने पढ़ा था कि अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हो जाए तो उसी बेस पे, अगर अगर सेंट्रल सेंट्रल अगर अगर सेंट्रल सेंट्रल एंगल एंगल, हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हो जाएं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले वाली जो आर्क थी ए बी, हम बोलेंगे कि वो किसके इक्वल है, सी डी के। और इसकी रीजन क्या देंगे, इसकी रीजन देंगे इक्वल इक्वल सेंट्रल एंगल्स, इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन सर्कल, इक्वल सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल, सबटेंड सबटेंड सबटेंड
सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। हाँ जी, बताइएगा ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें ये कहा जा रहा है कंसीडर टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो सर्कल बना लेते हैं, एक जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और एक और सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये हमने दो सर्कल्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक का सेंटर बी है और दूसरे का सेंटर क्यू है। दोनों के सेंटर्स भी लिख लेते हैं, इसका सेंटर पी और यहाँ पे जो इस सर्कल का सेंटर वो क्यू। नेक्स्ट ये कहा जा रहा है ए बी एंड सी डी आर देयर आर्क्स, ठीक है, ए बी और सी डी आर्क है। तो सपोज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, ए और यहाँ पे बी, ये हमने एक आर्क सेलेक्ट कर ली। इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं सी और यहाँ पे लिख देते हैं डी, ठीक है। आर्क भी इस तरह आप हाईलाइट भी कर सकते हैं करना हो, नहीं तो वैसे भी आपको पता चल रहा होगा। और इसमें एक और चीज़ भी गिवन है कि एंगल ए बी बी और एंगल सी क्यू डी ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल ए बी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ इसके 3 पार्ट्स हैं, वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि आर्क ए बी और सी डी क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये आर्क, ठीक है, और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो आपको याद होगा हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो थ्योरम क्या था, ये देखें। थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि एक मिनट थोड़ा सा इस पे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैं जरा सेंट्रल एंगल भी बना रहा हूँ जो कि गिवन था कि इक्वल है। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ठीक है। तो वहाँ पे थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ही सर्कल के अंदर, ठीक है, दो आर्क ये एंगल बना रही हूँ, जैसे सपोज करें ए बी, और इसी तरह यहाँ पे ये वाली सिचुएशन हो, ये दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल है, तो देन हम कह सकते हैं कि ये वाली जो दोनों आर्क्स हैं ये आपस में इक्वल है। मतलब अगर एक ही सर्कल के अंदर ये वाली सिचुएशन बन रही हो तो फिर हम उस बेस पे एक एंगल कह सकते हैं। मतलब एंगल जो है ना वो एक सेम सर्कल के अंदर हो, ठीक है। दो डिफरेंट सर्कल में हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कंडीशन थी, दो डिफरेंट सर्कल में हो, ये देखिए सपोज करें ये दोनों डिफरेंट सर्कल हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है, तो फिर भी हम कह सकते हैं ये दोनों आर्क आपस में इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, ना ही एक सर्कल के अंदर ये सिचुएशन है और ना ही दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल नहीं है। इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस सर्कल्स आर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, यानी दोनों के जो रेडियस हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है सो हम बोलेंगे आर्क ए बी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड सी डी। अब आपको याद होगा 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, और ये लेंथ किसकी होती थी, आर की ही तो लेंथ होती थी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे पहले इस सर्कल के लिए फिर इस सर्कल के लिए, और देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। अच्छा, ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको पता है ये स्टार्ट पे ये देखें 2 सेंटीमीटर और इसका गिवन था 4 सेंटीमीटर। तो मैं लेट कर लेता हूँ जो छोटे वाला सर्कल है उसके रेडियस को r1 और वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, और बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मुझे लेंथ चाहिए किसकी, आर्क की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो उसको हम L1 का नाम देते हैं और L1 किसके इक्वल होगा, R1 थीटा, थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, R1 तो ये इक्वल होगा 2 थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि थीटा जो इसका एंगल है वही इसका एंगल है, तो दोनों का एंगल इक्वल है, तो उसमें हमें जो है ना वो थीटा 1 और थीटा 2 नाम देने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर आ गया 2 थीटा। अब यही सारी वर्किंग आप बड़े वाला जो सर्कल है उसके लिए करें। तो उसके लिए जब हम ये वर्किंग करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क सी डी, लेंथ ऑफ आर्क सी डी, तो वो किसके इक्वल होगी, L2 के, और L2 किसके इक्वल होगा, R2 थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, R2 लेंथ इज इक्वल टू R2 कितना 4, तो 4 थीटा, ठीक है। यहाँ हम बेशक मेंशन कर दें वो जो ऊपर लिखा था कि R2 कितना है जी 4 सेंटीमीटर, इसी तरह यहाँ पे भी मेंशन कर दें कि R1 कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए मुझे इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन बताना है, तो मैं इन दोनों की जो आर्क है उनको डिवाइड कर देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, इसकी लेंथ को हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, लेंथ ऑफ आर्क सी डी। इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझना। तो यहाँ इसका आंसर था 2 थीटा और इसका आंसर था 4 थीटा, तो कैंसिल करके आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या बता रहा है, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 आपको ये बता रहा है कि अगर जो है ए बी आर्क की लेंथ 1 होगी तो सी डी आर्क की लेंथ 2 होगी, मतलब उसका ट्वाइस होगी, और जबकि इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये लेंथ जो है वो आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल। कैसे प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे आप आर्क की लेंथ बढ़ाएंगे, सॉरी जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे, जैसे देखें पहले वाला जो सर्कल उसका रेडियस 2 और दूसरे वाले का 4, तो जब आप इनको भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2, यानी जो लेंथ की रेशियो आ रही है वही
रेडियस की भी, रेडियाई की भी रेशो आ रही है। तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर्क लेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस बेस पे हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, अब ट्राइंगल्स कब कब सिमिलर होती हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, पेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, कब कब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो नंबर वन, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, कि एक ट्राइंगल के दो एंगल और दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में सिमिलर हों, मतलब इक्वल हों। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा भी इक्वल होगा। ये आपने जो है ना वहाँ पढ़ा था 9th में, चैप्टर नंबर 9 में, और एक्सरसाइज 9.2 से पहले। सोल्व करें जी, ये दो ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये मैंने साइज में डिफरेंट बनाई है। तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं, इधर सी लिख लेते हैं, यहाँ पे डी, इधर ई, और यहाँ पे एफ। तो हम कह दें कि जी एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के। ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो एक ही एंगल रहेगा, जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए और एंगल डी भी आपस में इक्वल हो। इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। एक और देखें, एक और भी थ्योरम है ट्राइंगल। दूसरा थ्योरम ये है, एक तो एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम है, और एक साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम। साइड साइड एंगल साइड, जिसको आप SAS भी कहते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम। ये बस आपको अभी मैं बेसिक इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ। जो है हमने क्या उसका नाम है, क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना नहीं स्टार्ट किया जो इसका पार्ट था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये देखिए सपोज करें जी आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल हमने ये बनाई, इसका नाम रखते हैं ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे हमने एक और ट्राइंगल बनाई जिसका नाम हम रखते हैं DEF, DEF। अब जी सपोज करें कि ये वाली लेंथ है 4 और ये वाली लेंथ है 8। ठीक है, यहाँ पे लेंथ है 6, यहाँ पे लेंथ है 12, और ये वाला एंगल हम कहते हैं कि ये एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे भी कहते हैं 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखें कि इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो आएगी 1/2। इसी तरह इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो भी 1/2। दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनकी रेशियो आपस में इक्वल और उनका इंटरनल एंगल इक्वल, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम। तो इन दोनों में से हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे प्रूव कर दी तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसा हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो है ये वाला रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये रेडियस और ये वाला भी क्या है, रेडियस। तो जब आप रेशियो लेंगे ए पी की सी क्यू के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2, क्योंकि पहले वाले छोटे वाले सर्कल का रेडियस 2 और बाद वाले का 4। इसी तरह जब आप पी से लेके बी तक जो है लेंथ है, जो रेडियस है छोटे सर्कल का, उसकी डी क्यू के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो भी 1/2। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल इक्वल है आपस में। तो लग गया थ्योरम कौन सा, कि दो साइड्स की रेशियो और जो इनका इंटरनल एंगल है वो सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि जो एंगल है APB वो कॉन्ग्रुएंट है CQD के, ये हमें गिवन था ना पहले से ही। और एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये नोट करने वाली, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। इसी तरह ये भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है। ठीक है, तो ये भी कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, विद सेम वर्टिकल एंगल्स, विद सेम वर्टिकल एंगल्स। अब वर्टिकल एंगल जरा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वर्टिकल एंगल्स क्या हैं। जैसे देखें जी, यहाँ पे हमने कहा कि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं, तो डी क्यू का ऑपोजिट ये, मतलब इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये, इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। और ये जो बिटवीन बन रहा होता है इक्वल साइड्स के, उसको बोलते हैं बेस एंगल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इनको वर्टिकल एंगल, और नीचे जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेस एंगल। तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी कि ट्राइंगल, दोनों जो ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं विद सेम वर्टिकल एंगल्स, सो बेस एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, कि बेस एंगल जो कि सेंटर में एंगल बन रहा था, ठीक है, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम फिर इसकी रीजन देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। ये मैंने एंगल वाले से प्रूव किया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQD। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ता हूँ, O इज द सेंटर ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल। अब ये जो वर्ड है कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि ऐसे सर्कल जिनका
सर्कल सेंटर जो है वो कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखें 2 सर्कल हैं, एक सर्कल है, एक उसके अंदर बना हुआ सर्कल, तो दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं। ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वाला सर्कल है और छोटे वाला सर्कल दोनों के रेडियस गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें लेट क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ओ सी और ओ डी ये छोटे सर्कल के रेडियस है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो है ओ से ए और ओ से बी ये बड़े सर्कल का रेडियस है विच इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आगे उसने बताया भी ओ बी एंड ओ ए ओ बी आर रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल एंड दे मीट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी। फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आर ए बी जो लाइन सेगमेंट है क्या वो सी डी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। अब इस थ्योरम को सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 थ्योरम्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उन दोनों थ्योरम्स की हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उनमें से एक जो है थ्योरम वो है ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम। ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम ये खैर हो सकता है आपको पहले से पता हो और हो सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम हो के, लेकिन बहुत आसान सा थ्योरम है, आपको समझ आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम क्या है, सपोज करें जी आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप कोई सी 2 साइड्स के मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करें जी यहाँ पे हम लिखते हैं सी, इधर लिखते हैं ए, इधर लिखते हैं बी, और ये मैंने दोनों के मिड पॉइंट्स लिए और इन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं मिड सेगमेंट, ठीक है। यानी ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। और सपोज करें ये वाली मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको अगर पता चल जाए कि किसी ट्राइंगल में कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप 2 तरह के रिजल्ट लिख सकते हैं। नंबर 1 कि जितनी ये वाली लेंथ होगी ये लेंथ उसका ट्वाइस होगी, एक, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो लेंथ है वो इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। कब ऐसा होगा, जब एक ट्रायंगल के अंदर आप कोई सी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो मिड सेगमेंट बनेगा यहाँ पे। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं जिनको आपने आपस में एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है, तो देन इस बेस पे मैं 2 बातें कह सकता हूँ कि जितनी लेंथ डी की होगी ए बी की उससे डबल होगी और ये दोनों लेंथ एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हमने यहाँ पे देखें पहले पार्ट में पैरेलल ही प्रूव करना है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हो सकता है हम ये वाली सिचुएशन यूज करें, ठीक है। दूसरा थ्योरम देखें, दूसरे थ्योरम का नाम है ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये आपने उधर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, 9th क्लास में, ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें सपोज करें सिचुएशन कुछ यूं ही है, लेकिन इसमें वो दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो मिड पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। पहले वाले में तो हमने कह दिया ना कि वो मिड पॉइंट है, इसमें ये कि मिड पॉइंट नहीं है। तो सपोज करें जी यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट आप कह लें कि यहाँ पे, इस पॉइंट को डी और इसको ई कह देते हैं, यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं, इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी। अब ये देखें सपोज करें कि ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर मतलब मिड पॉइंट नहीं है, तो इस केस में अगर आपको ये पता चल जाए कि इस साइड की जो रेशो है, यानी कि जितना आंसर सी डी को ए डी से डिवाइड करने से आ रहा है उतना ही आंसर सी ई को बी ई से डिवाइड करने से आ रहा होगा, तो देन इस बेस पे भी मैं कह सकता हूँ कि जितनी ये वाली लेंथ होगी, ये वाली जो डी ई है लेंथ, ये पैरेलल होगी इसके ए बी के, ठीक है। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन हमारे पास क्वेश्चन में बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जी ये ट्रायंगल वाला जो पार्ट है ना इसको मैं करने लगा हूँ सेपरेट, ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये ट्रायंगल वाला पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे कहीं हम ये लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इधर ए, यहाँ पे बी, इसकी लेंथ है जी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पॉइंट ओ, ये सी और ये डी। अब जरा तवज्जो से देखना है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने लिखा था कि ओ सी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ पता है, ये कितनी है, 6। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लेंथ आपको पता है, ये भी कितनी है, 6। अगर पूरी लेंथ 6 है और नीचे वाली जो लेंथ है वो 3 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी और इसी तरह ये वाली लेंथ कितनी होगी जी। 3 हाँ जी, ये भी दोनों कितनी कितनी लेंथ होगी, 3 ही होगी, सही है। तो अब हम यहाँ पे देखें ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी जो है ना, ए से लेके सी तक वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ओ ए माइनस ओ सी। तो जिसका आंसर 6 माइनस 3 कितना आंसर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं कि बी डी जो है वो किसके इक्वल है, उसको भी इस तरह आप लिखते हैं, बी डी जो है वो किसके इक्वल है, ओ से लेके बी तक लेंथ माइनस ओ से लेके डी तक लेंथ, यानी 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ये देखें जितनी लेंथ नीचे है यहाँ से यहाँ तक उतनी ही लेंथ यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये सी और डी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मिड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई होगा। सपोज करें अगर ये मिड पॉइंट्स नहीं होते तो फिर हमने ये वाला काम करना था कि प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो इक्वल प्रूफ करनी थी और उस बेस पे फिर पैरेलल वाली बात करनी थी। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को जरा तवज्जो से समझना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस सी एंड डी आर, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से पता चला, सिंस सी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो देन हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड सेगमेंट थ्योरम, देन बाय मिड सेगमेंट थ्योरम, देन बाय मिड सेगमेंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो ये हमने जी फर्स्ट पार्ट कर लिया। जी फर्स्ट पार्ट मुझे बताएं कि क्लियर है आपको, फिर हम नेक्स्ट मूव करें। सर वो मिड पॉइंट है कि नहीं पहले ही पता चलेगा हमें? पहले कैसे पता चल सकता है वो, अगर आपको रेडियस जैसे यहाँ पे लेंथ वगैरह की बनती है उनको माइनस वगैरह करके फिर ही तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे देखें सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में भी हमने कुछ ऐसा ही काम करना है। सेकंड पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि ए बी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, जैसे ये देखें ये वाली जो लेंथ है। अच्छा ये पहले वाली मैं रिमूव कर देता हूँ, ये ना हो कि आपको डिस्टर्ब करे। मैंने वैसे समझाया था कि पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब ये वाली लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, सही है। आपको कह रहे हैं जी बताएं इसकी लेंथ कितनी होगी। अब अभी अभी थ्योरम जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी इसकी लेंथ होगी वो इसकी डबल होगी, तो अगर आपको डबल वाली बताएं तो ये लेंथ कितनी होगी, उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसका लॉजिक क्या देंगे, अगेन अगेन वही रीजन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी मिड पॉइंट वाली, तो हम उसी चीज को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट जो है इसको आपने खुद लिखना है, यही जो ब्लू से मैंने लाइन लिखी है सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे, ये सारा लिखने के बाद फिर आप लिखोगे बाय मिड सेगमेंट थ्योरम, बाय मिड सेगमेंट थ्योरम, बाय मिड सेगमेंट थ्योरम द लेंथ ऑफ सी डी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी। बेशक ये वर्डिंग आप सारी ना लिखें, सी डी बाय लिख दें बाय मिड सेगमेंट थ्योरम और ये मैथमेटिकल वर्क कर दें। ठीक है, तो ये हो गया जी दो पार्ट्स। अच्छा जी थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों कोड्स के दरमियान। अगर आप गौर से देखें ना तो ये भी एक कोड है और ये भी एक कोड है, ये बड़े सर्कल की कोड है और वो छोटे सर्कल की कोड है। तो ये वाला पेज जरा मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, चलें जी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से हम ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाली ट्राइंगल यहाँ पे बना दी, ये बना दिया और यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं जी, ये बना दिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट हमारे पास ए था, ये वाला बी है और यहाँ पे वो मिड सेगमेंट वाली जो सिचुएशन थी सी डी। अब ये देखें इन दोनों के दरमियान ना डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस। और ये हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि दो लाइंस के दरमियान जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हमने पिछली एक्सरसाइज में किए। तो ये हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ठीक है। अगर इसी लाइन को हम थोड़ा नीचे ले आए ऐसे, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। पहले वाला भी मैं जरा रिमूव करता हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं ये, ठीक है। तो ये पहले इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का या एफ का, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको भी नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ई का नाम दे देते हैं, इसको एफ का। हाँ जी, ये समझ आया कि कैसे करना है। और ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। मुझे बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से हमने पिछली एक्सरसाइज में ऐसे कोई क्वेश्चन भी किए थे जी, थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे करना है यहाँ पे। चलिए मैं करवाता हूँ इसको। तो थर्ड पार्ट में है, हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर ओ, सेंटर ओ से सेंटर ओ ऑन दी कोर्ड्स, ऑन दी कोर्ड्स कौन कौन सी कोर्ड्स हैं, सी डी एंड ए बी विच बाइसेक्ट्स them at points E एंड एफ। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब भी कोई लाइन सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हम किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो अब देखें ये जरा यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस था, तो ये लेंथ 3 है। उसके साथ साथ इस कोड की लेंथ हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी जो कि 4 है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये येलो से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं ये वाली ट्राइंगल यूज करूंगा, ये देखें ये ट्राइंगल यूज करके मुझे ये वाली लेंथ मिलेगी ओ से ई। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ओ ई डी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर और बेस हम कह देते हैं ओ ई को, ठीक है। परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं।
तो ये आपके पास 9 माइनस 4 आएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओ ई का जो आंसर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी दूसरा देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा अब देखिए कि कौन सी ट्राइंगल को सोल्व करना है। अब आप बड़ी ट्राइंगल को सोल्व करेंगे, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जरा मैं दूसरी साइड पे हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक ही साइड पे हाईलाइट हो गया ये, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इधर वाली ट्राइंगल को मैंने अलग से वैसे इसलिए बनाई है अलग अलग ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, लेकिन सोल्व में यूज उसी का ही करूंगा। अब इसमें देखें टोटल लेंथ 8 थी, तो ये वाली कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह ये भी लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा रेडियस था, ये कितना था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एफ बी, ठीक है, या ओ ए एफ ये भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों नाम लिख देता हूँ, ओ ए एफ या ओ ओ, हाँ ठीक है बस। अच्छा जी, अब इसमें भी हम इसी तरह हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ये चीजें अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा 6 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो 6 जो है वो कितना आ गया 36 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ओ एफ जो है, ओ एफ का जो स्क्वायर बेस जो है ओ एफ वो किसके इक्वल हो जाएगा 20 के। तो जब 20 को आप सोल्व करेंगे इसके रूट में तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। सही है, तो लेकिन हमें जो लेंथ चाहिए वो डिस्टेंस हमें चाहिए ना, वो डिस्टेंस चाहिए कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस हमें चाहिए ई से एफ तक। तो वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे कि ओ एफ जो बड़ी लेंथ है उसमें से मैं ओ ई माइनस कर दूंगा। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। जी बताइएगा, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड सेंट्रल एंगल, हमें क्या फाइंड करना है सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। एक आर्क है, एक आर्क जो है उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, एंड इस सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले इस सिचुएशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया है, ये उस सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल के अंदर हम एक आर्क लेते हैं, सपोज करें यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क, और इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह इस सर्कल के अंदर एक और आर्क है जिसका नाम हम रख लेते हैं सी डी, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। और पहले वाली जो आर्क है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री का एंगल। हमें बताना है कि ये वाली जो दूसरी आर्क है जो कि पहली वाली आर्क का डबल है वो कितना एंगल बनाएगी। अब वैसे तो अगर हम यहाँ पे थ्योरम यूज करें तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि ये 120 का एंगल बनाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है और इसकी 8 है। अगर जितनी उसकी लेंथ, जितने टाइम्स उसकी लेंथ है उतने टाइम्स इसका एंगल होगा, लेकिन हमने यहाँ पे अलजेब्राइकली इसको लिख के इस चीज को आंसर करना है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे वो 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा वाला। तो पहले हम इसके लिए यूज करेंगे, पहले वाली आर्क के लिए इधर मेंशन भी कर देते हैं फॉर आर्क ए बी और फिर आर्क सी डी के लिए। तो हम लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं 4, रेडियस जो है रेडियस हमें नहीं पता इस सर्कल का, ठीक है इसको आर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखें अगर हम 60 डिग्री लिखते हैं तो ये वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे हम किस तरह इसको सोल्व करेंगे, हम इसको 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, 60 डिग्री जो है रेडियंस में आप बता सकते हैं किसके इक्वल होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180। हाँ पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई डिवाइडेड बाय 3। इसको जब हम लिखेंगे ना 60 डिग्री को, चले मैं पहले आपको सॉल्व कर देता हूँ, मैं पहले एंगल को कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। थीटा जो है थीटा 1 कह देते हैं 60 डिग्री है, इसी तरह लेंथ 1 कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले थीटा 1 को कन्वर्ट करते हैं 60 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड सॉरी पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखेंगे। अब 1 डिग्री का फॉर्मूला 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L1 इज इक्वल टू आर थीटा 1। तो 4 इज इक्वल टू आर और थीटा 1 की जगह पाई डिवाइडेड बाय 3। तो रेडियस इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय पाई। अब ये जो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज करने से हमें रेडियस मिल गया। ठीक है, कैसे क्या फायदा हुआ रेडियस मिलने का, ये देखें जब मैं दूसरे इस एरिया पे फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाले पार्ट पे, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा 2। अब आर दोनों में मैंने इस वजह से सेम रखा क्योंकि वो एक ही सर्कल की आर्क है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के रेडियस भी सेम होंगे। तो लेंथ लेंथ की वैल्यू मुझे पता है 8 और इसका थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए एटलीस्ट मुझे रेडियस और लेंथ पता होना चाहिए था। तो रेडियस नहीं पता था तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने जो है वो रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब वो इधर पुट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा 2। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो थीटा 2 आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, 4243। और जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री। तो ये हमने क्वेश्चन 6 भी सॉल्व कर दिया। हाँ जी कंफर्म कीजिएगा, क्लियर है। सर 60 डिग्री को कन्वर्ट क्यों किए?
ये फॉर्मूला हम लगा ही तब सकते हैं जब एंगल रेडियन में हो, डिग्री के लिए नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 7 की पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि गिवन दैट m इज ए पॉइंट ऑन अ सर्कल सेंटर्ड एट p। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट p है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, और m एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। अभी आगे जाके हम देखते हैं कि वो पॉइंट किस तरह का है, कैसा है, तो ताकि गलती नहीं हो जाए। इफ m is इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, ऑफ द टू रेडियाई, एक रेडियस है pe और दूसरा है pf। तो हम यहाँ पे ना सपोज करते हैं दो रेडियस बना देते हैं, ये इसका नाम हम रख देते हैं pf, और एक ये रेडियस बना लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और इधर करके बनाता हूँ। ये हमने एक और रेडियस बना लिया जिसका नाम PE। ठीक है, तो प्रूव हमने क्या करना है कि ME आर्क इज इक्वल टू MF आर्क, ये चीज प्रूव करनी है हमने। ठीक है, तो अब पॉइंट ये देखें, हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इक्वी डिस्टेंस उसने कहा है ना, तो हम ऐसी जगह लेंगे पॉइंट। सपोज करें अगर मैं इधर लेता हूँ तो ये तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, इधर से कम है इधर से ज्यादा है, तो हमें पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, हमें पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ सेंटर में कहीं। ठीक है, गिवन जो है ना सिचुएशन, वो हमें क्या गिवन है कि ये दोनों जो डिस्टेंसेज हैं, एक दफा मैं लिख लेता हूँ। गिवन गिवन हमें क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी इक्वल, m जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो उस चीज को हम लिखते हैं m इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट, m इज इक्वी डिस्टेंट कहाँ से, फ्रॉम रेडियाई, दोनों रेडियाई से, एक रेडियाई है p से लेके e तक और दूसरा रेडियाई है p से लेके f तक, इक्वल डिस्टेंस। ये इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है, ये देखें कि m पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हमें गिवन है, ये जहाँ पे मीट कर रहा है इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क आपस में इक्वल है। अब अगर तो m से लेके a तक और m से लेके b तक, ठीक है, जो कि हमें गिवन है कि इक्वल है, अगर ये दोनों होते कॉर्ड्स, ठीक है, अगर ये दोनों क्या होते कॉर्ड्स, जो कि कॉर्ड्स नहीं है, अगर तो ये दोनों कॉर्ड होते तो मैं कह देता कि इनसे बनने वाली जो कोरिस्पॉन्डिंग आर्क है जिसका नाम ME और इधर वाले का नाम MF है, तो उस बेस पे मैं कह देता कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, मतलब वो जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं वो भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों कोर्ड्स नहीं है। तो फिर हमें इसको कैसे प्रूव करना है, हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम किसी तरीके से ये जो सेंटर पे इनके एंगल बन रहे हैं इनको अगर इक्वल प्रूव कर दें, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ इसके साथ मिलाएं, ये, तो अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि जितना एंगल ये बन रहा है ये वाला, उतना ही एंगल ये वाला बन रहा है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे देखें कि सेंटर पे एंगल बन रहा है, और ये एंगल कौन बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ये वाली आर्क, ये वाली आर्क कह रहे हैं, आप इसको कह दें कि ये आर्क बना रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कोड एंगल बना रही है। ठीक है, इसी के दोनों एंड से बन रहा है, ये देखें यहाँ पे और ऐसे, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी ऐसे। तो किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों जो आपस में क्या है इक्वल, तो हम उस बेस पे इसको कह सकते हैं कि ये दोनों जो आर्क्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, कि प्रूव हम क्या करना चाहते हैं, प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि m से लेके e तक जो आर्क है वो m से लेके f तक आके इक्वल होगी। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की वो लिख देते हैं, मतलब खुद से जो वर्किंग की कंस्ट्रक्शन हमने वो जो रेड लाइन बनाई, बाकी तो सारा कुछ गिवन था उसी के अकॉर्डिंग देखा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि हम, एक मिनट इसको अगर थोड़ा नीचे ले आएं जी, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि a से लेके m तक जो लेंथ है वो इक्वल है b से लेके m तक। ये जो सारी मैंने वर्डिंग लिखी है, m इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रेडियाई p e n p f लिखना चाहिए, मैंने p e दोबारा फिर लिख दिया p f। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि a से लेके m तक और b से लेके m तक ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी, मतलब उस वर्डिंग से रिलेटेड हमने लिखा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि कनेक्ट किया किसको, कनेक्ट पॉइंट m टू पॉइंट p। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स और रीजन वाला काम करेंगे जो कि हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन में किया, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। तो हमारा टारगेट यहाँ पे ये है कि किसी तरीके से ये दोनों जो एंगल्स है ना ये एक दूसरे के क्या हो जाए इक्वल, तो जिस पेज पे मैं अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकूँ। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कौन सा पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं, तो आप देखें दो ट्राइंगल्स बन रही है हमारे पास, एक ट्राइंगल बन रही है AMP और इसकी हम कोरेस्पोंडेंस लेंगे किसके साथ, दूसरी ट्राइंगल के साथ, इसका नाम है BMP। और हम यहाँ पे बोलेंगे कि पहला पॉइंट मैं ये लिख देता हूँ जो कि मुझे समझ आ रहा है कि AM की जो लेंथ है वो BM के इक्वल है, और ये मुझे कहाँ से पता चला, गिवन से। ठीक है, आपके पास ना दो ट्राइंगल्स बन रही हैं इस तरह से, मैं जरा सेपरेट भी बना देता हूँ, ऐसे ट्राइंगल्स बन रही हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे P, यहाँ पे M, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह की, दूसरी ट्राइंगल भी बना देते हैं ये, और इसमें यहाँ पे सेंटर P अगेन, या जैसे बना हुआ है उसी तरह ही बनाता हूँ मैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। यहाँ पे ये वाली लाइन PM, यहाँ पे एक लेंथ बना दी, इधर लिख दिया B और B को ज्वाइन कर दिया M के साथ। ठीक है, अब जरा देखें
सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखा कि ये जो ए एम लेंथ है और बी एम लेंथ है ये आपस में इक्वल है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एक ऐसी लेंथ है जो दोनों के बिटवीन कॉमन है, दोनों में आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम के अंदर, वहाँ पे तो मैंने सेपरेट बनाया हुआ ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी जो लेंथ लिख सकते हैं पी से लेके एम तक लेंथ कॉन्ग्रुएंट है पी एम से। तो इसको हम लिख देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन लेंथ है, कॉमन साइड है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे ए पे कितना एंगल बन रहा है 90 का, इसी तरह बी पे कितना एंगल बन रहा है 90 का, तो ये लिख देंगे। और दोनों में देखें सेम पोजीशन पे बन रहा है ये, ठीक है, पी से इधर आते हुए, यहाँ पे भी पी से उधर जाते हुए, ठीक है। यहाँ से डायग्राम से भी आप देख सकते हैं इधर और इधर, मतलब सेम पोजीशन पे दोनों ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल एम ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम बी पी, और ये दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल्स है, ठीक है, राइट एंगल्स है। अच्छा, इस बेस पे आप देखें यहाँ पे कौन सा पोस्टुलेट यूज हो रहा है, 90 के सामने, ये देखें 90 के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस, और ये कोई एक साइड आप कह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखें 90 के सामने हाइपोटेनियस और कोई एक साइड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ए एम पी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल बी एम पी के। और हम इसकी रीजन यहाँ पे देंगे एच एस पोस्टुलेट। एच एस पोस्टुलेट ज्यादातर हम तब यूज करते हैं जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल आ रहा हो और कोई एक साइड भी इक्वल आ रही हो, ठीक है, तब लिखते हैं। तो आप देखें ये दोनों ट्राइंगल आपस में हो चुकी हैं कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है ये भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि जितना एंगल पी पे बन रहा है उतना इधर भी पी पे बन रहा है। एक चीज मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। नंबर 2 में ये कह सकता हूँ जितनी लेंथ ये ए से लेके पी तक है उतनी ही लेंथ बी से लेके पी तक है। नंबर 3 में ये कह सकता हूँ कि ये जो एम पे एंगल बन रहा है और इधर जो एम पे एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन आपको पता है कि हमें एंगल चाहिए ये वाला, ये जो बी पे बन रहा है, तो इसलिए हम इसी रिजल्ट को ही यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए पी एम, जिसको सेंट्रल एंगल भी आप बोल सकते हैं, एंगल बी पी एम, ये दोनों आपस में इक्वल है। और इसकी रीजन हम क्या देंगे, इसकी रीजन देंगे जी कोरस्पॉन्डिंग, इसकी रीजन देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी हमने पहले दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमें चाहिए था उसको पिक कर लिया। अब देखिए सेंट्रल एंगल दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि एम ई जो आर्क है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, एम एफ के। और इसकी रीजन हम क्या देंगे, इसकी रीजन हम देंगे, इसकी रीजन लिखेंगे इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स नहीं, इक्वल सेंट्रल एंगल्स, इक्वल इक्वल सेंट्रल एंगल्स, इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन अ सर्कल सबटेंड सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। जी मुझे बताइएगा, क्लियर है आपको क्वेश्चन, जी सोल्यूशन सर। क्लियर है? ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। ओके, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कंसीडर टू सर्कल्स, कंसीडर टू सर्कल्स, के दो सर्कल को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। एक का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है। सी डी एंड ई एफ आर देयर कोर्ड्स, सी डी एंड ई एफ आपको नजर आ रहा होगा, सी डी एंड ई एफ उनके कोर्ड हैं। सी डी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ई एफ की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इनको लिख लेते हैं। जो सी डी है इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, सी डी जो है इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ई एफ जो है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हमें ये भी गिवन है कि एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई बी एफ, इसके ये इक्वल है, ई बी एफ इसके इक्वल है। सही है। आपको कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ए, जो सर्कल ए है ना इसका रेडियस फाइंड करके दें। इफ रेडियस ऑफ बी इज 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है ना उसको हम कह देते हैं R1 और इसका जो रेडियस है उसको कह देते हैं R2। तो हमें रेडियस R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और R2 हमें गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर किसी तरीके से मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूँ कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है, तो मैं वो ट्राइंगल सिमिलरिटी वाली चीज़ें यूज़ करके तो उसका आंसर फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई मेथड है तो आप बता सकते हैं जी। हाँ जी, या कंटिन्यू करूँ आगे? चलें जी, इसको करते हैं यहाँ से, ओके नहीं कर रहा है। चलें जी, यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ सोल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी ए डी की जो मेजरमेंट है वो ई बी एफ के इक्वल है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये गिवन है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, नोट दैट, इसको जरा तवज्जो से देखना है तो सिंपल सा ही पॉइंट, हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू ई एफ, बी ई इज इक्वल टू बी एफ, यानी बी से ई और बी से एफ ये दोनों इक्वल है। एंड इसी तरह ए से सी और ए से डी ये दोनों इक्वल है। तो ये है क्या वैसे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये एक सर्कल के रेडियाई हैं, ठीक है, जिसका सेंटर बी है, और ये दूसरे सर्कल के रेडियाई हैं जिसका सेंटर क्या है, ए, सेम सर्कल। ये मैंने इसकी रीजन बता दी। तो सिंस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम लिखेंगे सिंस कोरस्पॉन्डिंग
जो साइड्स हैं, सिंस कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो आप पहली रेशो फाइंड करेंगे वो दूसरी रेशो के इक्वल होगी। सपोज करें जो आंसर आप ए डी का फाइंड करोगे और उसकी रेशो जब लोगे एफ बी से, तो वो जो आंसर देगा आपको वही आंसर आपको ए सी और बी ई की रेशो से मिलेगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम क्या लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल है एंड इसके साथ साथ एंड एंगल्स एंड एंगल्स सॉरी एंड देयर इंक्लूडेड एंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमें गिवन था। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले याद होगा कि मैंने वो ट्राइंगल सिमिलरिटी से रिलेटेड बताया था कि कब कब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। एक मिनट, ये वाला कॉन्सेप्ट कि दो साइड्स की रेशो और इंटरनल एंगल इक्वल हो तो हम कहेंगे कि वो आपस में सिमिलर है, ठीक है जी। तो इस बेस पे दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राइंगल सी ए टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी एफ। तो अब ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो मैं अपनी मर्जी का रिजल्ट लिख सकता हूँ। देखें कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए सी और डिवाइड बाय बी ई इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ई एफ। अब मैं आपको बता देता हूँ जरा कि मैंने कैसे लिखा। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ये ए सी, ये वाला ए सी, ये ए सी, इसकी रेशो किसके साथ, बी ई के साथ, सही है। फिर सी डी, ये सी डी, इसकी रेशो ई एफ के साथ। दूसरे रेडियस के साथ क्यों नहीं ली, क्योंकि वो भी रेडियस और उसका भी आंसर हमें नहीं पता, तो इसलिए एक में कोड को शामिल कर लिया और एक में रेडियस को। इस तरह से हमने कर लिया कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशो। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी तो हम फाइंड करना चाहते हैं जो कि रेडियस है उस सर्कल का जिसका सेंटर है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 जी। सर ये इस कॉन्सेप्ट से भी तो कर सकते हैं ना कि ए डी और सी डी एक ही सर्कल के रेडियाई है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। एक मिनट मैं, जी आप बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ए डी और सी डी है ना, ये एक ही सर्कल के रेडियाई, सी डी हमें गिवन है तो ए डी भी 12 सेंटीमीटर ही होगा ना, और इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ए सी डी, अब मुझे जो समझ आया आपका, आप ये कह रहे हैं कि ए सी और ए डी आपस में इक्वल है, ऐसे ही है ना। तो ए सी का जो अपोजिट एंगल है ये वाला और ए डी का जो अपोजिट एंगल है वो ये वाला, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आप कहना चाह रहे एंगल ए और एंगल सी, हैं। एंगल ए और एंगल सी ये कैसे इक्वल होंगे, ए जो मैंने हाईलाइट किए इक्वल तो ये है ना। जी जी, तो ये अब आगे, इसके आगे क्या कह रहे थे आप। यहाँ पे हमें फाइंड सर्कल ए का रेडियस फाइंड करना है ना, ए सी, जी तो वो 12 सेंटीमीटर ही नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेम सर्कल के रेडियाई है तो नहीं ये भी नहीं नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो मसला ये कि दोनों एंगल ही नहीं ना पता है और ना ही दोनों में से किसी की लेंथ पता है। तो जाहिर सी बात है जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही ये होगी। हमें तो लेंथ इसकी पता ना, ये जो कोड है इसकी लेंथ, उसको तो रेडियस से रिलेट नहीं कर सकते ना, वो उसके इक्वल नहीं हो सकती ना। तो इसलिए पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। चलें जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो ए सी जो है वो कितना आंसर आ गया। एक मिनट, यहाँ पे मुझे लगता है कोई वैल्यू गलत लिखती है। हाँ जी, ए सी और बी ई की वैल्यू मैंने लिख दी। हाँ जी, ई एफ की वैल्यू मैंने गलत लिखी। ई एफ की वैल्यू थी 8, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, इधर 8 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी का आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया जी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है इन द फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक ऐसी क्वाड्रिलेटर होती है जिसके चारों जो वर्टिसेस होते हैं उनमें से सर्कल पास कर रहा होता है। ये देखें, एक ही सेम सर्कल पास कर रहा होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर बनी हुई होती है, ठीक है, और उसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसमें हमें गिवन है कि ये जो ऊपर वाली लेंथ है ए बी ये इक्वल है सी डी के, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ए सी लेंथ, ये जो वर्टिकली यहाँ पे बनी हुई है ये वाली जो लेंथ है ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे आपकी। तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स लिख देता हूँ। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नंबर 1 पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में, ये आगे जाके भी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। नंबर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
point of intersection of diagonals is not a center of the circle। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा होगा ये वाला, इसको हम सेंटर नहीं कह सकते। हाँ, कब सेंटर कह सकते हैं, ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ। सेंटर कब कहेंगे, मतलब सेंटर कब होगा, सेंटर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब या तो आपके पास ये स्क्वायर्ड शेप हो और या फिर रेक्टेंगुलर शेप हो, सिर्फ तब आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन भी था 9.1 में, जो कि खैर हमने का लेक्चर अभी डिस्कस तो नहीं किया, तो वहाँ पे जो है जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो उन्हीं डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनाते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको सेंटर कंसीडर नहीं करते तो हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें उसको कंसीडर करना होगा कि वो सेंटर है और फिर ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी गिवन, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था वो पॉइंट लिखते हैं। तो गिवन हमें ये था कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि ए से लेके सी तक जो लेंथ है वो इक्वल है बी से लेके डी तक के, कॉन्ग्रुएंट भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्या की, कंस्ट्रक्शन तो खैर ऐसा कुछ की नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सपोज करना है, उसको एज ए कंस्ट्रक्शन ही लिख लेते हैं। सपोज हमने क्या करना है कि कंसीडर कंसीडर ओ इज दी सेंटर of the circle and intersection point या point of intersection and intersection point of both diagonals। ठीक है, और वो दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब वो स्टेटमेंट और रीजन वाला, इसको बताऊँ मैं पेज पे, यहाँ पे ले जाते हैं इसको, इस पेज को यहाँ पे इसके साथ करते हैं। अच्छा, वो स्टेटमेंट और रीजन वाला पार्ट इधर लिखता हूँ मैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। ठीक है, अब देखें हमारा टारगेट क्या है, हमने करना क्या है यहाँ पे। अगर ये देखें किसी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये वाली जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, एक मिनट इसकी भी थोड़ी कम करते हैं, किसी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दें कि ये जो ट्रायंगल है और ये वाली जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन भी रही हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ये वाले पॉइंट को वो कह देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब इसकी कोरेस्पोंडेंस लेंगे किसके साथ, बी ओ डी के साथ। अब जरा तवज्जो से देखना है इसको, ये देखें ये रेडियस है ओ से लेके ए तक, तो ओ से लेके बी तक भी क्या है, रेडियस। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट ये कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, और इसकी रीजन क्या आएगी, इसकी रीजन आएगी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, कि ए की सर्कल के जो रेडियस है। इसी तरह आप देखें कि ये वाली जो लेंथ है ओ सी और यहाँ पे ओ डी ये भी रेडियस है, तो हम नेक्स्ट लिखेंगे ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, और इसकी भी सेम यही रीजन। अब आप यहाँ पे देखें कि इनके जो एंगल्स हैं सेंटर पे बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ डी, और इनका नाम होगा वर्टिकल एंगल्स। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे ये इक्वल है। जैसे देखें इस तरह की सिचुएशन कुछ बनी हुई है ट्रायंगल्स के अंदर, तो जब ये लाइन इस तरह से क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल होता है और ये इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, आपस में इक्वल होते हैं। और इसी तरह यहाँ पे बन रहा होता है और यहाँ पे एंगल बनता है, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल। उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए कहा कि ये इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे देखें पोस्टुलेट कौन बन रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये साइड और ये एंगल, और एंगल में भी ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इस बेस पे हमने कह दिया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अब हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ओ डी, और रीजन हम बता देंगे एस पोस्टुलेट। अब देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में यहाँ रफ बना दे, ये दो ट्रायंगल थी ना हमारे पास, तो हमने सबसे पहले कहा कि ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है और दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, फिर ये दोनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल है, फिर हमने कहा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। तो अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं नंबर 1 कि ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगी। नंबर 2 मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। नंबर 3 मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। लेकिन हमें तो एंगल नहीं प्रूव करना, हमें जो प्रूव करना है, हमें जो यहाँ पे जो चीज यहाँ पे प्रूव करनी है, एक मिनट, हाँ जी, हमें जो यहाँ पे प्रूव करना है वो ये वाला पार्ट है, ये प्रूव करना है ये कि ए सी लेंथ जो है वो बी डी के इक्वल है। तो हम अपनी मर्जी का रिजल्ट जो है वो यहाँ से पिक कर लेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ, हम यहाँ पे कह देंगे
कि सो ए सी लेंथ जो है वो बी डी के इक्वल होगी। मतलब मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, मेरे पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, उन 3 में से मैंने कोई एक ऑप्शन पिक कर लेना। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि वो जो हमने पहले से लिखा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। इधर मैं लिख देता हूँ ए और बी। अब इसकी रीजन क्या लिखेंगे, इसकी रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हाँ जी बताइएगा, क्लियर है आपको? फिर हम आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पे। जी सर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना और इसको समझना है। इसकी हमें एक और डायग्राम भी चाहिए होगी, चलो खैर इसी को बना लेंगे दोबारा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि इसका मतलब ये, इसको मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि कौन सी ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ये वाली ट्राइंगल जो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस होने का मतलब है कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। तो हम पहले इसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो देन हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि ए से लेके बी तक जो लेंथ है वो ए से लेके सी लेंथ के इक्वल होगी। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए डी, ठीक है, प्रूव हमने ये करना है कि ए डी, ये यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ ए डी बाइसेक्ट द एंगल बी डी सी। यानी कि इस तरह से जो लाइन आ रही है वो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसको किस तरह से करना है, हम यहाँ पे जल्दी से एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल के अंदर हम ऐसे कोई लाइन बना लेते हैं, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सी, इधर लिख लेते हैं बी, और सेंटर से एक लाइन आ रही है जिसको आप डायमीटर कह सकते हैं। यहाँ पे कहीं इस सर्कल का सेंटर होगा ओ, और ये वाली इसकी जो दो लेंथ है जो कि आपस में इक्वल है। अब जरा तवज्जो से देखना है कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमने ये चीज प्रूव करनी, हमने ये प्रूव करना है, ये जो रेड लाइन आ रही है वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये चीज प्रूव करनी। ठीक है, अब अगर इसको हम अलग अलग देखें इस पार्ट को और किस तरह से इसको करना है ये सारा, एक मिनट यहाँ पे भी इसको बनाता हूँ। इसको डायग्राम को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। डायग्राम हमने कंप्लीट नहीं बनाई थी, ये अब कंप्लीट होगी। इधर भी ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये वाला जो एंगल है ये कौन बना रहा है, तो अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल बन रहा है इस तरह से। इसको कौन बना रहा है, ये, एक मिनट, सारा मैंने कर दिया। ये इसको बना रही है ये वाली कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे इसके एक एंड से यहाँ तक ये देखें ये, और दूसरे एंड से इस तरह। तो इसको बनाने वाली कॉर्ड कौन है, ए सी। और अब दूसरी साइड पे जरा आ जाए, इसी में बनाऊंगा तो फिर शायद ना समझ आए। अब ये वाला एंगल जरा देखें कि ये कौन बना रहा है, इसी के दोनों एंड पॉइंट, यानी सर्कल की सर्कमफेरेंस पे बना रहे हैं, जिसको हम इंस्क्राइब एंगल कहेंगे। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, इस तरह से एंगल यहाँ पे बन रहा है ये। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी देखें कि, ये दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे भी देखें कि ये जो कॉर्ड है ए बी, इसके दोनों एंड पॉइंट से एक इधर और दूसरा आप देखें कि यहाँ पे दूसरा ये। तो इस तरह से एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी द कोरस्पॉन्डिंग inscribed the corresponding inscribed angles will be congruent। यानी कि अगर जो है ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो ये जो इंस्क्राइब एंगल बनाएंगे सर्कल की सर्कमफेरेंस पे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो इस बेस पे हम कहेंगे ए डी बी का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ये इक्वल होगा ए डी बी, ये वाला एंगल ये इक्वल होगा इस एंगल के जिसका नाम है एंगल ए डी सी। और यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी कि दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये क्या है कि दोनों की मेजरमेंट इक्वल है और वो जो लाइन है वो उसको क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी डी सी। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट जी। ये क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन पे चलें। जी सर। चलें जी। ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। कि ए बी सी डी पेंटागन है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का मतलब इस पेंटागन के, अगर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये सिचुएशन अगर आप गौर से देखें तो एक यहाँ पे, दूसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी इसके पांचों के पांचों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच करें, इस वजह से इसको इंस्क्राइब बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमने वर्किंग करनी है। यहाँ पे एक एंगल गिवन है हमें, पहली तो इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी और सी डी आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये ए बी लेंथ, ये बी सी लेंथ और ये सी डी लेंथ, ये तीनों की तीनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि सिंस ए बी हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये तीनों आपस में इक्वल है। एक पॉइंट ये गिवन है। दूसरे नंबर पे हमें गिवन है बी सी डी, वो एंगल कितना है, 130 का एंगल। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बी सी डी
यानी कि बी सी डी का मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 130 है। उसके बाद जी बी ए ई ये वाला जो एंगल है ये गिवन है 120 डिग्री है, और नीचे कुछ पार्ट्स हैं ए बी सी डी, इनको हमने करना है, इनका आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस में गिवन है, अगर हम इसी सीक्वेंस में इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो मे भी हम सोल्यूशन तक ना पहुंच सके, तो हम इसको अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे, और इसका मेथड थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से ही इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा पार्ट नंबर बी सोल्व करूंगा, जो कि है एंगल सी डी ई, यानी ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाले जो एंगल्स है ना ये ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। ये एंगल है 120 का, और दूसरा एंगल था यहाँ पे 130 का। ठीक है, अब सबसे पहले ना हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला डी पे जो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी होगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट बी टू डी। अब मैं बी को डी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से अगर आप गौर से देखें, दो तीन चीजें आपके सामने हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ये एंगल आपको पहले से पता है। ठीक है, ये एंगल कितना है इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ। ये एंगल हमें पता है कि ये 130 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आपको पता है, इसके अलावा ये पता है कि ये जितनी लेंथ है ये वाली और ये वाली जो लेंथ है, ये दोनों की दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है, इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, सपोज करें एक्स, उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, उसका नाम भी रख दिया एक्स। तो हम इस तरीके से ये अंदर वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए डी का पूरा एंगल, जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको किसी और कलर से मैं बनाता हूँ, ये वाला एंगल। तो पहले हम अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं, फिर बाहर वाला जो एंगल है वो भी बताता हूँ कि वो एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ साइड पे भी मैं एक दफा दोबारा इसको डायग्राम को बड़ा करके बता देता हूँ कि क्या करना है। ये देखें, पहले मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल है 130, इस एंगल को नाम दे दिया एक्स है, और इस एंगल को भी नाम दे दिया एक्स है। क्यों एक्स का, क्योंकि जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये वाली लेंथ है। हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो पहले हम इस पार्ट को फाइंड आउट करेंगे और फिर इस पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो एंगल हमें रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ये वाली जो ट्राइंगल है जिसका नाम है बीसीडी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल बीसीडी is an isosceles triangle, is an isosceles triangle, spelling is an isosceles triangle, isosceles triangle है। तो इस बेस में मैं कह सकता हूँ x प्लस x डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो x का आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 25 डिग्री आएगा, और वो जो x का आंसर होगा वो किसका एंगल होगा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका एंगल होगा, और ये एंगल बनेगा सी डी सी डी बी एंगल बनेगा। या आप इसको एक्स ही रखना चाहते हैं तो वो एक्स ही रख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो है मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, ये आपको जी ई क्यों नहीं यूज किया इधर, समझ नहीं आई। सी डी ई फाइंड करना था ना, तो ई क्यों नहीं यूज किया? अभी पूरा एंगल नहीं फाइंड हुआ, अभी सिर्फ हमने अंदर वाला एंगल फाइंड किया, बाहर वाला एंगल फाइंड करना। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे ना हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रही है, उसको जरा थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ कि कौन सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, उसके लिए पहले हम इसको करते हैं रिमूव। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रही है, जो कि ये उसकी एक साइड, ठीक है, ये दूसरी साइड, ये थर्ड साइड, और ये फोर्थ साइड। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रही है। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, यहाँ पे भी बता देता हूँ, साइड पे भी, ये थोड़ी बड़ी डायग्राम। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और फोर्थ ये वर्टेक्स है। अब तो पिछले क्वेश्चन में हमने भी डिस्कस किया था कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटर होती है उसमें ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। अब डी जो है इसका ऑपोजिट है ये वाला एंगल ए, मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। तो अगर सामने वाला एंगल 120 डिग्री है तो डी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर जो ऑपोजिट एंगल का सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब इस एंगल को यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इन साइक्लिक quadrilateral in cyclic quadrilateral BDEA opposite angles are supplementary, के जो opposite angles हैं वो क्या हैं, supplementary हैं। तो supplementary होने का मतलब है कि मुझे जो बाहर वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये इसको कोई और कलर, ये वाला एंगल चाहिए जिसका नाम होगा BDE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल BDE प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल BDE का आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये बाहर वाला जो एंगल जो पहले हमें चाहिए था, ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, दोनों पार्ट फाइंड कर लिए। अब हमारा जो मेन एंगल है वो लिखते हैं कि हमारा जो बी पार्ट का जो एंगल था वो था मेजरमेंट ऑफ सी डी ई। वो एंगल किसके इक्वल होगा, वो एंगल इक्वल होगा, एक आंसर था 60 डिग्री और एक आंसर था 25 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो 85 डिग्री। यानी ये वाला जो अंदर वाला एंगल है, ये अंदर वाला एंगल पहले हम फाइंड कर चुके 25, ये बाहर वाला 60, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये एंगल आ गया। ये पहला पार्ट, बल्कि बी पार्ट हमने कर लिया, ये बी पार्ट क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बी हमने सॉल्व कर लिया।
ये वाला हो गया जी। सर ये क्लियर है? एक अपोजिट वाली बात आई थी वो बताएं फिर से। ठीक है, ये देखें हमने जो है ना लाइन बनाई थी ऐसे, ये बनाई थी लाइन हमने, सही है। एक मिनट, ये कंस्ट्रक्शन की थी ना कि बी को डी से ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे देखिए चार वर्टिसेस हैं, बी ए ई एंड डी, ये मिलकर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। ई का ऑपोजिट कौन है? बी। और ए का ऑपोजिट कौन है? डी। तो ए मुझे पता है कि 120 है, तो ये कितना होगा फिर? 60, मतलब 180 में से माइनस करके। ये इस तरह से बताया था मैंने पॉइंट। और इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है बी डी ई, इस तरह नाम रखा आपने इसका, ठीक है। जी सर। चलें जी, अब करते हैं सेकंड पार्ट। और अब बी के बाद मैं नेक्स्ट करवाऊंगा पार्ट नंबर सी, ठीक है। और ये इसी सीक्वेंस में ही सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर सी में देखें एंगल ए ई डी, ये भी तकरीबन सी जैसा ही कुछ मिलता जुलता होगा, इसमें भी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं बी को ई से ज्वाइन करूंगा, बी को ई से, तो बी को जब हमने ई से ज्वाइन किया तो ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ हमें क्या क्या चीजें पता है पहले से, वो भी मैं लिखता हूँ। ये एंगल हमें अब पता चल चुका है, पहले नहीं पता था। ये एंगल पता चल चुका है कि ये एंगल अब 85 डिग्री का है। ये एंगल पहले से गिवन था क्वेश्चन के अंदर 130, और ये वाला जो एंगल है ये 120 का एंगल हमें पहले से पता है। हमने जो एंगल ढूंढना है वो ए ई डी एंगल है। ए ई डी का मतलब है मुझे एंगल फाइंड करना है ये वाला, ये इतना एंगल ए ई डी। अब इसके भी देखिए दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक पार्ट ये बन रहा है, दूसरा पार्ट ये। तो पहले मैं अंदर वाला एंगल फाइंड कर लूंगा, फिर बाहर वाला, या पहले बाहर वाला एंगल फाइंड करेंगे फिर अंदर वाला एंगल, और फिर इन दोनों एंगल्स को आपस में करेंगे ऐड, तो हमें मिलेगा अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसको किस तरह से करना है? अब यहाँ पे देखें हम वो आइसोसेलेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन नहीं है कि ये वाली जो कोड है और ये वाली जो कोड है आपस में इक्वल है, क्योंकि वो ए बी और सी डी का तो पता था, लेकिन यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो हम पहले ना अभी अंदर वाले एंगल की समझ नहीं आ रही, तो जहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है ना उस काम को पहले हम करते हैं, मतलब वो 2 वाला एंगल फाइंड करते हैं। यानी मैं पहले ये वाला एंगल फाइंड करूंगा, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देखिए अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रही है, बी सी डी ई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर मैं आपको ज्वाइन करके भी दिखाऊं तो ये देखें इसके चारों ज्वाइंट हैं, वो सर्कल को टच करें, बी सी डी ई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब यहाँ पे अगला काम हम क्या करेंगे, सेम वर्डिंग लिखेंगे वही वैसे, हम यहाँ पे कहेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसका नाम क्या है? बी सी डी ई। ऑपोजिट एंगल्स, वही सेम वर्डिंग, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है? सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी ई डी प्लस इसका ऑपोजिट एंगल कितना है? 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मुझे ये एंगल चाहिए, ये इसका नाम हो गया बी ई डी, और इसका ऑपोजिट कौन है? 130। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन हो कि ऑपोजिट कौन सा होता है? ऑपोजिट वो होगा जब आपके पास ऐसे दो वर्टेक्स लिखे हों, जैसे ये ई है और ये सी है, इन दोनों में कोई कॉमन लाइन ना हो। जैसे देखिए अगर आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में कि जो ई है उसका ऑपोजिट है डी, ऐसा नहीं है, इन दोनों में देखिए कॉमन लाइन आ रही है ये वाली, तो ये दोनों आपस में जो है वो ऑपोजिट नहीं होंगे। तो बाकी आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, देखें बी जो पहला है ना, पहला वो तीसरे नंबर यानी ओड वाला ओड वाले के, ओड पोजीशन वाला ओड पोजीशन वाले के ऑपोजिट होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और इवन वाला इवन, मतलब बी और सी दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, ये दोनों ऑपोजिट नहीं हो सकते, सी होगा डी के और डी होगा बी, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से बी ई डी का आंसर, बी ई डी का आंसर मिल गया, जो कि कितना है? 50 डिग्री। अब ये मुझे वो जो बाहर वाला ना वो मिल गया, इस सारे को मैं रिमूव करता हूँ एक दफा, दोबारा से जो मैंने कंस्ट्रक्शन की वो बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और अभी ये सारी वर्किंग करके मुझे ये एंगल पता चल चुका है कि ये 50 डिग्री, लेकिन अभी मुझे ये वाला एंगल पता चलाना है। ये एंगल हमें ऑलरेडी पता था 130, और ये वाला एंगल भी 85, और ये भी पता है 120। खैर ये यूज तो नहीं होना 120 यहाँ पे, तो इसको लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये अंदर वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये वाली जो आर्क बन रही है बी से लेके डी तक, ये यहाँ पे एंगल बना दिया 50, मतलब 50 एंगल को बनाने वाली ये वाली आर्क, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखें इस आर्क का एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, तो दोनों एंड मिल के यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना रहे हैं जिसको बोलेंगे 50 डिग्री। ये पता चला कि ये 50 डिग्री का एंगल कौन सी आर्क बना रही है? डी से। ठीक है। अच्छा, अब ये अंदर जो एंगल लिखा हुआ है ना वो मुझे, मैं दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब ये देखें ये वाला एंगल कौन बना रहा है, तो ये वाला एंगल बना रही है ये वाली आर्क जिसका नाम है ए बी। ये देखें यहाँ से और इधर ये हाँ, ये वाला भी समझ आया कि ए बी आर्क ई पे जो एंगल बना रही है रेड वाला पहले भी जी। जी सर। दोनों क्लियर? ओके। अब यहाँ पे इसको मैं करने लगा हूँ जरा रिमूव। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन के अंदर ना हमें एक चीज ये गिवन थी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो आप देखें ये एक लेंथ ये वाली और एक लेंथ ये मिलके होगी डबल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे देखें सिर्फ एक लेंथ एक साइड पे और दो लेंथ एक साइड पे,
यानी हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये सपोज करें इसकी लेंथ अगर 1 है तो 1 ही इसकी लेंथ थी, 1 ही इसकी लेंथ थी, ये मिलके हो गए 2, यानी ये ट्वाइस है इस लेंथ का जो कि ए से लेकर बी तक है। तो क्या इसी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो आर्क है जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी, यहाँ पे ये आर्क या कोड जो भी आप कहना चाहेंगे, ये कोड जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी, ये वाली जो आर्क है बी से लेकर डी तक वो यहाँ पे उसका डबल एंगल बनाएगी, कह सकते हैं, क्योंकि उधर वो डबल लेंथ है, उधर सिंगल लेंथ है। जी सर। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन, तो उससे मिल जाएगा हमें अंदर वाला एंगल। हम यहाँ पे लिखेंगे नोट दैट, यही पॉइंट इस क्वेश्चन में है जो बहुत ज्यादा समझने वाला है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ए बी आर्क है वो देखा जाए तो हाफ है इस आर्क पी डी का। ठीक है, यहाँ से भी दोबारा बताता हूँ, तो काफी सारी चीजें हमने ऑलरेडी बना दी। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क है बी डी, ये डबल है किसका, इस ए से लेके बी तक का। तो हमने कहा कि ए बी जो है ना वो इसका क्या है, हाफ है, ऐसे हमने लिख दिया। तो अगर ये हाफ है तो इसका मतलब है इससे जो एंगल बन रहा है वो उसका एंगल भी क्या होगा, हाफ होगा। इस बेस में मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये कितना एंगल बना रही थी ये वाली आर्क, अगर आपको से आपको याद हो तो ये एंगल बना रही थी 50 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितना बनाएगी उसका, हाफ बनाएगी। तो देन हम इस बेस पे कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए ई बी, मेजरमेंट एंगल ऑफ ए ई बी, ये हाफ होगा किस एंगल का, 50 डिग्री का जो ये वाली आर्क बना रही थी। इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल अब 25 है। तो ए ई बी जो मैंने लिखा है ना, एक मिनट, यस जी, अब देखें जरा इस सारे को, इनको जरा एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करते हैं। यस, यहाँ पे देखें कि ये जो है ना एंगल ए ई बी का मतलब ये मैंने लिखा कि ये अंदर वाला जो एंगल है ये कितना होगा, इस बाहर वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। इस तरह से मैंने लिखा। अब ये आपको ये भी पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है 25 है, और ये भी पता चल गया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल एंगल जो रिक्वायर्ड है पता चल जाएगा। यानी मुझे इधर चाहिए था एंगल ए ई डी जो कि पार्ट नंबर सी था, तो एक पार्ट इसका 25 डिग्री और दूसरा 50 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 75 डिग्री, ये एंगल हो गया। तो ये आपका सी पार्ट का भी आंसर आ गया। हाँ जी बताएं, क्लियर है? जी ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस पेज को हम लेते हैं यहाँ पे। इसको कॉपी भी कर लेते हैं बाद में। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है ना उसमें हमें एक तो ये एंगल पता चल गया 85 डिग्री, ये एंगल पता चल गया लगा दिया, लाइट चलेगी इस वजह से। ओके, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी सर। ओके, अच्छा, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया कि ये 75 और फिर ये 120 है, सही है, ये एंगल हमें पता चल गया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर है ए। अब हम पार्ट नंबर ए को सोल्व कर सकते हैं। अब क्यों अभी ये फाइंड कर रहे हैं इसकी रीजन भी आपको पता चल जाएगी इसी पार्ट के अंदर। और वो एंगल क्या था पार्ट नंबर ए का, ए बी सी था शायद, मेजरमेंट एंगल ऑफ ए बी सी, ये फाइंड करना है। अब अगर आप गौर से देखें ना तो स्टार्ट पे ये था कि एक पेंटागन शेप बन रही है, पेंटागन। तो पेंटागन का जो टोटल एंगल है वो कितना होता है, 540 डिग्री। ठीक है, तो अगर पेंटागन में आपको 4 एंगल पता हो तो पांचवा एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये उस ये उस प्रीवियस पार्ट की तरह ज्यादा लेंथी नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज द 540। सो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि सारे एंगल को ऐड करेंगे, 75 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, फिर लिखेंगे आप मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, फिर आप लिखोगे 130 डिग्री, फिर लिखेंगे 85 डिग्री। तो ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, 540। जब आप इन सब एंगल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और माइनस करेंगे तो आपके पास जो ए बी सी का आंसर आएगा वो 130 आएगा। सही है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन सबको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये पांचवा एंगल भी हमें पता चल गया जो कि 130 डिग्री। ये हमारे कितने पार्ट्स हो गए जी, 3 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट अभी भी रहता है। लास्ट पार्ट करते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है किस तरह से किया ये वाला पार्ट? जी सर। अच्छा, लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में कौन सा एंगल फाइंड करना है बड़ा, पार्ट नंबर जो 4 है, ये पार्ट नंबर डी है, उसमें एंगल हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ऑफ ई ए डी। मुझे बताइएगा जरा, यही है जी सर। ई ए डी, ई ए डी। अच्छा, ई ए डी का मतलब है ये एंगल हमें पता है कि ये कितना एंगल है, ये एंगल है 120 का। ठीक है, तो हमें जो एंगल बताना है वो बेसिकली अगर मैं इसको इसके साथ करूं ज्वाइन,
तो इतना इतना एंगल बस बताना है ये। लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है 120 डिग्री। इसी तरीके से अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये बाहर वाला एंगल, तो हम उसमें से 100 उस एंगल को 120 में से माइनस करके अंदर वाला एंगल बता सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, या पीछे जो हमने चीजें की उनमें से किसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे जो दोनों पार्ट्स की उनमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सी नाम बता सकते हैं? ए बी सी। हाँ जी बिल्कुल, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है, कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। यहाँ से ये, इधर से ये, और यहाँ से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी पता है, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल है वाला हमने स्टार्ट में इसको फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं, आप मुझे बताएं ए का ऑपोजिट कौन होगा, डी या सी? सी। या सी, और सी हमें पता है कि 130 है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, 50। ठीक है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ए बी सी डी, द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम कहेंगे कि जो एंगल हम ढूंढना चाहते हैं जिसका नाम है बी ए डी एंगल, जो ठीक है ये वाला, ये इतना इतना एंगल, तो बी ए डी इसका नाम रख दिया, और प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पे कि किसी तरीके से वो बाहर वाला एंगल पता चल जाए, तो वो मिल गया। अब हम ये वाला एंगल जिसको मैंने रेड से मार्क किया, ये वाला एंगल, इसका आंसर बता सकते हैं, इधर कर देता हूँ मार्क, ये वाला एंगल बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, अगर हम इस एंगल को 120 में से माइनस करते हैं, और ये एंगल था, इसका नाम है ई ए डी, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस, सॉरी 180 नहीं 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना एंगल आ गया, 70 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। जी मुझे बताएं कि क्लियर है आपको? जी सर। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। अब इसका मतलब है कि ये जो कोड है ए से लेके बी तक, ये इक्वल है इस कोड के जो सी से लेके डी तक बनी हुई है, ये वाली कोड के इक्वल है। तो और हमें एंगल दिया गया कितना, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी का मतलब एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल हमें गिवन है। हम इसको जरा डायग्राम को नीचे कॉपी भी कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में अलग अलग हमें आसानी हो बाद में। ये हमने कॉपी भी कर लिया, इधर मैं अलग से बनाता हूँ ये डायग्राम। चलें थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, जी इसको पहले करता हूँ मैं रिमूव। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि ये दो कोड आपको रेड में नजर आ रही होंगी कि ये वाली जो कोड है ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना एंगल है, 40 डिग्री का। हमने एंगल बताना है ये वाला ए ओ बी का कितना एंगल होगा, क्या बताना है हमने, एंगल ए ओ बी, एक ये एंगल बताना है, और दूसरे नंबर पे बताना है कि एंगल सी ओ डी कितना एंगल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी ए ओ बी, ये वाला एंगल। हाँ जी, आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो ब्लू से मार्क किया? सर एंगल ए 40 है तो एंगल बी भी 40 ही होगा ना, कैसे? क्योंकि ये ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होती है, तो लास्ट एंगल हुआ। हाँ जी गुड, ये देखें ये वाला जिनको मैंने येलो से शेड किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ओ ए, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई, जहाँ पे भी किसी को समझना आए फौरन क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो देन हम कहेंगे कि अगर ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो, अगर इनकी लेंथ इक्वल, एक मिनट ये दोबारा से लिखो सारा कुछ, तो इस ये जो मैंने वर्डिंग लिखी है इसका मतलब है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो अब आप देखें जरा ओ ए का ऑपोजिट एंगल कौन है, ओ ए का ऑपोजिट एंगल है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा 40। तो हम कहेंगे ये बन कहाँ पे रहा है, ये एंगल बन रहा है ओ बी, ये एंगल बन रहा है मेजरमेंट ऑफ ए बी ओ, ठीक है बी पे बन रहा है, ये इक्वल होगा किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 40 डिग्री के। तो जब हम एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पता चल गए तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये ब्लू वाला एंगल मुझे फाइंड करना है जिसका नाम ए ओ बी है, प्लस 40 डिग्री, प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एक जो आंसर मुझे चाहिए था ए ओ बी, वो कितना आंसर आ गया, 100। ये हमने एक एंगल का आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, जो दूसरा एंगल, हाँ जी दूसरा एंगल आप में से आप कोई और स्टूडेंट बताए कि कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल सी ओ डी। जी
हाँ जी, कोई और बताए भी। चलें जी, यहाँ पे देखें कि कैसे करेंगे इसको। सिंस ए बी, क्वेश्चन के अंदर बताया गया सिंस ए बी एंड सी डी ये दोनों कोड जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो देन हम बोलेंगे देयर कोरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो इस बेस पे मैं कहूंगा जो आंसर ए ओ बी का है वही आंसर सी ओ डी का है, क्योंकि दोनों कोड्स आपस में इक्वल है। ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ए ओ बी का आंसर 100 है, तो सी ओ डी का आंसर भी क्या होगा, 100 ही होगा। तो ये हमने इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा जा रहा था, आर द एंगल्स आर इक्वल, इफ यस देन व्हाई। तो हम बोलेंगे यस द एंगल्स आर इक्वल, हम बोलेंगे यस द एंगल्स आर इक्वल, यस द एंगल्स आर इक्वल के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं। और इसकी रीजन बता दें आगे, बिकॉज, और इसकी रीजन क्या होगी, ये जो अभी हमने ऊपर लिखी है यही सारी इसकी रीजन होगी। इसको मैं बजाय इसके कि लिखने पे हम थोड़ा टाइम जो है वो वेस्ट करें, इसी को बल्कि आपने लिख देना यहाँ पे। मैं कॉपी करना चाह रहा था लेकिन सही से कॉपी, इसी को आपने लिख देना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जरा, ये वाला सारा जो है ये आपने लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया, इसको सारे को लिख देना यहाँ पे एज इट इज, ये इसकी रीजन है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया 13। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्लियर है? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी जैसे अभी हमने किया तकरीबन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, लेकिन बड़े ध्यान से इसको करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है इन द फिगर आर एस इज इक्वल टू 3 पी क्यू। इसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि जो लेंथ आर एस की है वो 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। ये देखें, आर एस की जो लेंथ है, ये वाली जो आर एस की लेंथ है, वो जो ऊपर लेंथ बनी हुई है उसका 3 टाइम्स है, उससे 3 गुना। यानी अगर ऊपर वाली लेंथ 2 है तो ये कितनी होगी, 2 3 6। इसके अलावा एक ये भी चीज गिवन है, ये वाली, इसको भी हम लिख लेते हैं। एंड ये हमें क्या गिवन है कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैं जरा 1 का नाम दे देता हूँ, आगे जाके इसको यूज करना है। अब फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि आप एंगल पी टी क्यू बताएं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना है एंगल आर टी एस, ये भी बताना है, ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि पी टी क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, सेंटर पे एंगल बन रहा है। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे ये जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, आर टी एस। अब आगे फिर चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो लेंथ है, ये, एक मिनट इसको थोड़ा कम करते हैं, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो नीचे बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसमें इस पार्ट को अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, एक दूसरे का 3 टाइम्स है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी एक को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको दूसरे का आंसर मिल जाएगा, इस तरह भी समझ सकते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है किसकी लेंथ के, पी क्यू के। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो आर एस सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, आर एस सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, आर एस कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला आर टी एस। आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये एंगल जो है आर टी एस, ये भी फिर क्या होगा, 3 टाइम होगा किस एंगल के, जिसको मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, पी टी क्यू के। यहाँ मैं जरा साइड पे भी आपको बना के बता देता हूँ। जैसे देखें ये सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर यहाँ पे आप देखें कि ये वाली एक आर्क है, कोड है पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसी का 3 टाइम्स एक ये वाली कोड है, ठीक है। अब ये जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये वाला, इस एंगल को मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद जी ये भी यहाँ पे कोई एंगल बना रही है, इस एंगल को हम ब्लू से बनाते हैं, ये, ठीक है। अब इसकी लेंथ जितनी भी है ना, सपोज करें इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 टाइम। तो अगर सपोज करें कि ये अगर एंगल यहाँ पे बनाती है वाई, तो ये कितने एंगल बनाएगा, 3y। इस बात को मैंने यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेन किया। तो अब हम यहाँ पे इधर ना क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब एंड हमारे पास एक और चीज भी गिवन थी, यूजिंग इक्वेशन 1, या इसको 1 का नाम ना भी दें, इसको मैं वैसे सेम टू सेम लिख देता हूँ। हम 1 का नाम नहीं देते और उसी को दोबारा मैं लिखता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ मेजरमेंट एंगल ऑफ पी टी क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ आर टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने किसकी वैल्यू बनाई है, आर टी एस की, वो वैल्यू उठा के आप ये इधर पुट कर दें यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे इधर लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, मैंने लिखा है उसको 1 करते हैं क्योंकि 1 हमने खत्म कर दी थी, तो इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू प्लस इस आर टी एस की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर टी एस की क्या वैल्यू पुट होगी, ये 3 टाइम्स ऑफ पी टी क्यू है, इज इक्वल टू 180। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 पी टी क्यू
अब 4 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो जैसे आप 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। तो पी टी क्यू का जो आंसर है वो कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ गया 45 डिग्री, इसका आंसर आ गया। एक तो पार्ट हमने कर लिया ये वाला। अब आते हैं आरटीएस की जगह। अब आप इसी आंसर को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, 1 की जगह मैंने फिर 2 लिखा हुआ है इसको, ये वाली इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी टी क्यू। तो पी टी क्यू की जगह लिख देंगे 45 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा आर टी एस का 135 डिग्री। सही है, ये दूसरा आंसर भी फाइंड हो गया। अब जरा ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखें ये कहा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन पीटीक्यू एंगल और आरटीएस एंगल। तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सोल्व करता हूँ। नीचे यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है, किस किस की रेशियो फाइंड करनी है। एंगल पहले किसका नाम है पी टी क्यू, और डिवाइडेड बाय फिर नाम किसका है आर टी एस का। तो पी टी क्यू का आंसर कितना है 45 और यहाँ पे आंसर कितना है 135 डिग्री। दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा 45 का टेबल 1 तक पढ़े 45 और 3 तक पढ़े तो कितना आएगा 135। तो रेशियो कितना आ गया 1:3, ये आंसर आ गया।